दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी के बारे में और आज से हम लोग का बिजनेस स्टडी का ये सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम लोग एक वीडियो में पूरे चैप्टर को देखा करेंगे। मतलब एक वीडियो आएगी उसमें पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, दूसरा वीडियो आएगा उसमें एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो आराम से अच्छे से पूरे बिजनेस स्टडी को कंप्लीट कवर कर सकते हैं अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते हैं। आप यकीन मानिए आपको बिजनेस स्टडी में जरा सा भी 1% से भी कहीं से डाउट नहीं रह जाएगी और एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल 100 में 100, 99 का भी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल वे में हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि बस ऐसे आपको बोल देंगे कि समन्वय क्या होती है, बस ऐसे बोल देंगे कि बिखरे हुए तंत्रों को एक साथ कर देना समन्वय कहलाती है, ऐसा नहीं। पूरे अच्छे से रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे कि आखिर समन्वय का मतलब क्या होता है या प्रबंध का मतलब क्या होता है या फिर किसी भी चीज़ का। बिजनेस स्टडी में हर एक टॉपिक को आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। जो चीज़ आप मार्केट में देख रहे हैं, जो चीज़ आप आसपास देख रहे हैं ना, यही सारा चीज़ तो आपको बिजनेस स्टडी में पढ़ना है और यही चीज़ को टीचर बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं। तो आइए थोड़ा सा आसान बना के हम लोग पढ़ते हैं और बिजनेस स्टडी को एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा और आपका यकीन मानिए पसंदीदा ये सब्जेक्ट बन जाएगी। अक्सर आप सोचते हैं कि इसको रटना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए बिजनेस स्टडी रटने वाला चीज़ ही नहीं है। बिजनेस स्टडी आप एक बार बस अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में अपने मन से आराम से 2 पेज 4 पेज जितना लिखने का मन होगा आराम से कोई भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानना होगा, रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा। आप देखोगे, आपको एग्जाम्पल देंगे और इसके बेसिस पे आप हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे यकीन मानिए आप अच्छा परफॉर्म जरूर से जरूर करेंगे। और आज जो है हम लोग बिजनेस स्टडी का सबसे पहला चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जब आप इस चैप्टर को बना लोगे आप क्वेश्चन आंसर, एक एक क्वेश्चन आंसर आराम से अपने मन से बना सकते हो, ये मेरा गारंटी है। और ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होने वाली है। एक तो ये है थोड़ा सा बड़ा तो होगा क्योंकि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं होगा। मतलब आराम से आप 1-1.5 घंटे में आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए, पानी का बोतल लीजिए, कॉपी लीजिए और सामने बैठ जाइए और पढ़ाई करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान से फोकस करके यहाँ पे देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम हुआ। यानी सबसे पहले कोई चीज ऐसा है जो प्रबंध कहलाती है, ठीक है, प्रबंध कहलाती है, उसकी प्रकृति क्या क्या है, यानी उसका नेचर क्या है, ठीक है, और उसका महत्व क्या है। ठीक है, प्रबंध कोई एक ऐसा चीज है, प्रबंध के बारे में तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं, प्रबंध के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और उसका प्रकृति भी हम लोग को जानना होगा और उसके महत्व के बारे में भी हम लोग को पूरे इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, बस चैप्टर के नाम से तो हमें यही पता चल रहा है ना। तो ये चैप्टर का नाम है कि प्रबंध की एक प्रकृति होती है और उसकी महत्व होती है, इसके बारे में हमें जानना है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के दौरान पढ़नी है। पहले टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। मतलब पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, उस सारे टॉपिक्स के बारे में पहले से आपको बता देते हैं और फिर एक एक टॉपिक को बारीकी से अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास टॉपिक जो आती है इस अध्याय में क्या है, क्या क्या है इस अध्याय में, हर एक चीज को देखना है। तो सबसे पहले इसमें है हम लोग के पास प्रबंध। ठीक है, क्या है प्रबंध, उसका अर्थ हम लोग को देखना है या परिभाषा बोलो तो। ठीक है, प्रबंध कहते किसको है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, एडवांटेज इसकी कौन कौन सी है, विशेषताएं इसकी कौन कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। उसके बाद देखो प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रबंध के कुछ तो उद्देश्य होंगे और उसके बाद देखो प्रबंध का महत्व क्या क्या है, इन 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में भी प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं, मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 3 लेवल होता है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, उसके बारे में भी बात करेंगे बहुत ही डिटेल से। उसके बाद देखो प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। प्रबंध के कार्य अगर आपको जानने को मिल गया ना, आप समझो आप बिजनेस स्टडी को ऑलरेडी चैप्टर 7 to 8 तक आप लगभग वैसे भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो बस इस चैप्टर को आप कंप्लीट करो, आप लगभग आप चैप्टर 7 to 8 लगभग कंप्लीट आपका हो जाएगा। कि प्रबंध के कार्य को बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे और यही एक एक कार्य जो है एक एक पूरा चैप्टर बना हुआ है।
ठीक है। उसके बाद देखो समन्वय क्या होती है, समन्वय के अर्थ के बारे में बात करेंगे, समन्वय की परिभाषा देंगे, और उसके बाद देखो समन्वय की प्रकृति विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कुल मिला के आपके बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 में आपको यही कुछ 8 टॉपिक है और इसी को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा। और इसको जब आप पढ़ लेंगे आपको चैप्टर 1 से कोई कहीं से 1% कहीं से छोटा सा भी डाउट नहीं रह जाने वाली है, यकीन मानिए। चलिए तो शुरू करते हैं और आराम से धीरे धीरे करके इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि आखिर प्रबंध होती क्या है ना, यही जानना है ना कि प्रबंध क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से बस अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस समय हमारे ऊपर दे के देखिए और इस 1 घंटे में अगर आप नहीं सीख पाओगे तब फिर बोलना, उसके बाद बोलना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो ना, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते थे कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना इंतजार किए थे आप इस वीडियो के लिए, या फिर आपको कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। जरूर से आप हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके लिए हम ऐसी और भी सारे वीडियोज बनाते हुए लाएं। चलिए पहला यहाँ पे हम लोग के पास टॉपिक क्या है, प्रबंध, यानी प्रबंध होती क्या है, क्या चीज है, प्रबंध होती क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज जानना है आखिर ये प्रबंध, जो चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति व महत्व, तो ये प्रबंध होती क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं तब आपको और अपने तरफ से बताते हैं, ठीक है। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने की एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने की एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। मतलब प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण को तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, ग्रुप में कार्य करते हैं एवं एक लक्ष्य को चुन लेते हैं, ठीक है। एक जो लक्ष्य चुने रहते हैं उस लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करते हैं, कि मतलब गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता है, ठीक है। तो अब देखो दूसरे शब्दों में, थोड़ा सा आप दूसरे शब्दों में जानिए कि किसी काम को कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करवाना है, प्रबंध कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक जब हम लोग देखे हैं तो अब ये चीज सोचिए मन में कि प्रबंध होती क्या है। तो देखो प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो किसी एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। किसी काम को कब करना है, किस व्यक्ति से करना है, करवाना है, कहाँ करवाना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना होता है और यही सारा चीज़ जो ध्यान में रखना यही तो प्रबंध कहलाती है, ठीक है। मतलब प्रबंध का अर्थ होता है किसी एक निश्चित लक्ष्य को लोगों के द्वारा पूरा करना और उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग प्रबंध कहते हैं। यहाँ पे आप समझे एक चीज़ कि सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में जब प्रबंध क्या होती है ये आपसे पूछेगा तो आराम से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रबंध क्या है, प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता है। प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो उसे बनाए रखने, जो उसे ऐसा वातावरण तैयार करता है जो जिसे वो बनाए रखना भी चाहता है, ठीक है, उसे बनाए रखता है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए एक जो निश्चित जो लक्ष्य होता है, चुनिंदा जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करने में ये सफल होता है, ठीक है, प्रबंध। और उसके बाद इस तरीके से और आगे लिख सकते हैं कि किसी काम को कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करवाना है, तो ये सारा चीज जो है प्रबंध कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रबंध। तो निश्चित रूप से प्रबंध क्या होती है ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। देखो आपके बुक में भी प्रबंध का परिभाषा लिखा हुआ है, जैसे देखो आपके बुक में लिखा हुआ है प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है प्रबंधक कहलाता है, ठीक है। यानी प्रबंध क्या है, प्रबंध जो है दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, ठीक है। तो प्रबंध क्या होती है ये चीज तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कहीं से इसमें नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब जो आके हम लोग के पास अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रबंध क्या होती है हम लोग को तो ये समझ में आ गया कि कोई एक हमारे पास लक्ष्य है, कोई एक हमारे पास गोल है और उसको अचीव करने के लिए सारे जो भी लोग सब लोग मिलके उसको पूरा करने का जो है क्षमता रखता है कौन, प्रबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रबंध की विशेषताओं को देखते हैं, ठीक है। यानी प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो तो देखो प्रबंध की कुछ तो विशेषता होगी, कुछ तो खूबी होगी जिसके कारण लोग इसे अपनाते हैं, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है तो कुछ तो इसमें खासियत ऐसी होगी।
तो वो खासियत क्या है, आइए जानते हैं। तो देखिए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है प्रबंध? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक ये क्या है, एक जो है गोल होता है, एक क्या होता है इसमें गोल होता है, जिस गोल को, एक उद्देश्य को हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई एक उद्देश्य है, कोई एक गोल है जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं, कोई एक गोल है जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए ये प्रबंध आवश्यक होता है। ये प्रबंध की ये पहली विशेषता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम मान लेते हैं अभी जो है हम लोग उत्पादन करते हैं कोई भी एक मान लो कोई भी चीज़ का, जैसे हम लोग बिस्किट का एक जो है ना, बिस्किट का एक हम लोग फैक्ट्री खोले हुए हैं। ठीक है, और बिस्किट में हम लोग 500 बिस्किट का अभी जो है हम लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं, 500 बिस्किट का उत्पादन हम लोग करते हैं, 500 पैकेट बिस्किट का। लेकिन हम लोग को ये लेके जाना है कहाँ पे, 10,000 बिस्किट डेली हम लोग को बनाना है। अभी हम लोग कितना बनाते हैं, 500 बनाते हैं सिर्फ। तो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तब जाके हम इस पर बढ़ेंगे। तो इसके लिए प्रबंध की ज़रूरी होगी कि हम लोग कैसे इस 500 को हम लोग 10,000 पे ले जाए। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, प्रबंध की ज़रूरत होगी। और प्रबंध जो है, प्रबंध के पास हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे क्या हो गया, प्रबंध के पास एक गोल मिल गया। ठीक है, एक उद्देश्य मिल गया कि हमें जो है कितना बिस्किट और उत्पादन का बढ़ाना है, 9500 बिस्किट का और उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, इतना उत्पादन बढ़ाना है, तो एक गोल मिल गया। अब इस गोल के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें क्या करना है, कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कहाँ करवाना है, और बस यही तो प्रबंध कहलाती है ना। तो ये चीज़ तो आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे इसके पास यानी इसके पास क्या मिल गया, उद्देश्य मिल गया। तो प्रबंध क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पहला तो क्लियर है, प्रबंध एक क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखता है। क्या है, प्रबंध किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा रखने की क्षमता रखता है, पूरा करने की क्षमता रखता है। देखो जैसे एक संगठन है, बिस्किट का उत्पादन करता है, उसके पास एक उद्देश्य है कि 500 बिस्किट का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन उसको 10,000 बिस्किट चाहिए निर्माण। अब हम उसके पास उत्पादन कितना बढ़ाना होगा, 9500 बिस्किट बढ़ाना होगा। ठीक है, पैकेट उतना बढ़ाना होगा। एक उद्देश्य मिल गया, यानी इतना बिस्किट बढ़ाना है। तो अब इसको पूरा करने की क्षमता, इस 9500 बिस्किट और बढ़ाने की क्षमता प्रबंध के पास है। प्रबंध के पास है क्योंकि इसके पास जो है बहुत सारा चीज़ है। ये नियोजन करेगा सबसे पहले, मतलब यहाँ पे देखेगा कि हमको क्या कैसे करना है, ये सब प्लान करेगा, संगठन बनाएगा, लोगों का समूह बनाएगा। ठीक है, लोगों का समूह बनाएगा, लोगों को नियुक्ति करेगा। ठीक है, लोगों के क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, और फिर उसी प्रकार से लोगों को नियंत्रण में रखेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है बहुत मायने रखती है। तो प्रबंध के पास वो सारी प्रक्रिया है, प्रबंध के पास वो सारी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो एक लक्ष्य को, एक चुनिंदा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक, उसके बाद देखो प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध जो है हर जगह लागू होता है, प्रबंध सब जगह ये जरूरी होता है। कहोगे भैया ये प्रबंध जो है सिर्फ जो है बड़े बड़े कंपनियों में काम आता है, नहीं, बड़े बड़े कंपनियों के अलावा छोटी छोटी कंपनियां, लघु उद्योग जो होता है उसमें भी ये काम आता है प्रबंध। बोलोगे भैया कैसे, थोड़ा सा बताइए तो इसके बारे में। देखिए प्रबंध सर्वव्यापी मतलब हर एक जगह, सर्वव्यापी का मतलब हर एक जगह। ठीक है, हर एक जगह। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो भी एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है, वहाँ तो जरूरी है ही। अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी है कोई चीज़, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है कोई, तो अब क्या उसमें ज़रूरी नहीं है, उसमें ज़रूरी नहीं है। देखो उसको जो है एक गोल अचीव करना है, उसको क्या करना है, गोल अचीव करना है, मतलब उसको जीतना है सत्ता। ठीक है, अब सत्ता जीतने के लिए उसको बहुत अच्छे से प्रबंध करना होगा कि लोगों को हर एक एरिया में तैयार करना होगा, वैसे लोगों को जो कि मतलब अच्छे से वोट मांगे, जिसकी पहचान अच्छा हो, जो लोगों को बोले तो लोग प्रभावित हो उससे, ऐसे व्यक्तियों को चुनना, उसको अच्छे से पैसा वगैरह देना, मतलब सहयोग थोड़ा बहुत करना, और ये सारा चीज़ एक प्रबंध के अंतर्गत ही आती है। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी में भी एक इसकी ज़रूरत होती है। अगर मान लो एक छोटा छोटा स्कूल है, ठीक है, स्कूल में ही प्रबंध का जरूरत नहीं होगा क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल जो आएगा, मान लेते हैं प्रिंसिपल ही स्कूल बनाया, ठीक है, तो अब ये टीचर रखा तो टीचर को क्या ये प्रबंध में नहीं रखेगा। प्रबंध क्या हुआ कि लोगों से सही से काम करवाना, ठीक है, कुशलतापूर्वक कार्य कराना, किसी काम को कुशलतापूर्वक करवाना, यही तो प्रबंध होती है। अभी देखो प्रबंध को अगर और अच्छे से जानोगे तो देखो प्रबंध क्या होती है, अगर इसको और बेटर आपको जानना है तो अभी देखो प्रबंध क्या होती है, इसलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं क्योंकि प्रबंध क्या होती है अगर आप समझ गए तो मतलब पूरे बिजनेस स्टडी को समझ गए। इसलिए आज के इस क्लास में आपको सुनने को मिलेगा प्रबंध की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग तरीके से प्रबंध को जानोगे। अभी देखो प्रबंध, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक
ठीक है। जैसे मान लो कोई एक इंजीनियर जो है वो क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, ठीक है। एक जो है बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग का यहाँ पे निर्माण कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो है ना, इसका कॉस्ट जो है, इसका कॉस्ट ये इंजीनियर जो बताया कितना आ रहा है, ये बताया कि इसमें जो है लगभग 10 करोड़ रुपया लगेगा। कितना? 10 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके पास कोई ये बेसिकली इंजीनियर नहीं, ठीक है। ये मान लो कि एक जो है सिंपल सी बात है, एक घर जो बनाया जा रहा है, उसमें बोला गया कि 10 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है, 10 करोड़ रुपया लगेगा उस घर को बनाने में, ठीक है। और ये 10 करोड़ रुपया का बजट कौन बताया? ये 10 करोड़ रुपया का बजट बताया एक नॉर्मल ठेकेदार है ना, नॉर्मल एक ठेकेदार है जो बहुत सारे घर बनाता था, तो वो बताया 10 करोड़ भैया इस घर को बनाने में लगेगा, बड़ा सा घर है 10 करोड़ लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो 10 करोड़ जो लग रहा है, इसमें ये क्या करता, इसमें करता बहुत सारे लेबर को ले आता, सीमेंट वगैरह आता, सीमेंट आता, बालू आता, ठीक है, बालू आता, गिट्टी आता, यही सब ना होता, गिट्टी वगैरह यही सब लाता। और इसमें ये क्या करता, ये बालू वगैरह सीमेंट वगैरह नुकसान हो रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा भी नहीं ख्याल रखेगा कि अगर एक बोरा सीमेंट उधर गिर रहा है, फट गया, उसको छोड़ देगा, मतलब जहाँ गिट्टी रखा हुआ है वहाँ पे सारा गिट्टी उठाया नहीं, बालू ऐसे ही बर्बाद होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो संसाधन हमारे पास है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन यही प्रबंध में क्या होती है कि अलग अलग स्टेप पे लोग होते हैं, ठीक है। ये लोग जो होते हैं मतलब ये एक तरीके से सभी लोग को ध्यान में रखते हैं कि ये प्रबंध ये ध्यान में रखता है कि जितना भी हमारे पास संसाधन है, जितने भी हमारे पास संसाधन है, उसका जो है संसाधन का जो है यहाँ पे क्या हो, संसाधन का कुशलतम उपयोग हो, ठीक है। मतलब जितना भी संसाधन है उसको सही से इस्तेमाल किया जाए, इस संसाधन कोई भी बर्बाद नहीं किया जाए, बस इसका ख्याल रखा जाता है। इससे क्या होगा कि मतलब ये जो पैसा जो है, पैसा वो घट सकता है, 9 करोड़ के आसपास में आ सकता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखता है किसी भी काम को कम कीमत पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना, उसी को प्रबंध कहते हैं, ठीक। तो प्रबंध क्या होती है ये तो मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे प्रबंध सर्वव्यापी है, हर जगह लागू होता है। जैसे अगर बात करोगे छोटे छोटे स्कूल में ही अगर टीचर आते हैं, ठीक है, अगर टीचर आते हैं तो टीचर जो है यहाँ पे क्या करता है, अगर लेट आ रहा है, अगर मान लो उसको आना 10 बजे है, वो आ रहा है 11 बजे में, तो उस पर डांटना, उसको बताना कि भाई साहब अगर आप 10 बजे नहीं आएंगे तो आपको जो है स्कूल में ऐसा जो आपको सैलरी मिलता है ना उसमें कटौती किया जाएगा। इसका प्रॉपर देख रेख करना कि टीचर कब आ रहा है, अटेंडेंस बनवाना टीचर का भी, बच्चों का, ये सब कुछ एक मैनेजमेंट का काम होता है। तो यही तो मैनेजमेंट, इसका प्रबंध का नाम क्या हुआ, मैनेजमेंट, इंग्लिश में तो इसको मैनेजमेंट ही कहते हैं ना। तो बस यहाँ पे ये क्या होता है, हर जगह लागू होता है। हर एक छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, धार्मिक संस्थान या पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक संस्थान कोई भी हो, तो हर जगह ये लागू होती है, ये सर्वव्यापी है। उसके बाद प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो प्रबंध क्या है कि आपको नहीं लगता है कि ये बार बार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जब तक कोई भी एक देश, मानो कोई भी एक देश को मतलब चलाने में एक प्रबंध की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। देखना कि रोड वगैरह सही से बना हुआ है हर जगह, हर एक मोहल्ला, हर एक गली में। उसके बाद सरकार के पास जो पैसा है उसको सही तरीके से खर्च करती है सरकार, हर जगह देश की सुरक्षा बनाए रखती है कि कोई घुसपैठिए नहीं आ जाए। तो उसके लिए लोगों को जो आर्मी लोग जो रहते हैं वो लोग एकदम बॉर्डर पे तैयार रहते हैं, तो सबको भी पैसा देना, एक तरीके से उस सबको भी मैनेज करना, उधर जितने भी मतलब देश में जनता है उन सबको भी मैनेज करना, फिर उसके बाद रोड बनाना, हर एक चीज़ को ख्याल रखना कि कोई भी बीमारी नहीं फैले, ये सारा चीज़ का ख्याल रखना। अलग अलग विभाग होते हैं बना हुआ, तो ये सब क्या हुआ, मैनेजमेंट का ही काम हुआ ना, कि इतने सारा चीज़ को एक साथ मैनेज करना मैनेजमेंट ही कहलाती है। तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ तो है कि ये जो है क्या लगता है कि हर हमेशा नहीं चलते रहेगा, इसकी ज़रूरत हर हमेशा नहीं होगी। क्या मतलब एक बार जो है कहीं पे रोड बना दिया तो फिर दोबारा रोड नहीं बनाना पड़ेगा? क्या एक बार सेना को बॉर्डर पे भेज दिया और वो सेना एक साल नौकरी करके चला आया, फिर क्या उसको दूसरे साल को उसको नहीं रहना है? तो ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये लगातार चलती रहती है। अगर कोई भी कंपनी में ही बात करें, अगर बात करें तो अलग अलग जो स्टाफ हैं सबको ध्यान में रखना, वो सब क्या है, लगातार ये जरूरी है, ठीक है। तो प्रबंध क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
ठीक है। उसके बाद देखो प्रबंध एक क्या है, सामूहिक क्रिया है। प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रिया है, मतलब इसमें अलग अलग लोग जो है समूह में काम करते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो एक जो है एक इस तरीके से आपको समझाते हैं, एक सामूहिक क्रिया है। देखो जैसे अगर मान लो कि एक जो है क्या है, प्रिंटिंग विभाग है, ठीक है, एक जो है छपाई विभाग है, ठीक है, एक छपाई वाला काम होता है, ठीक है, जहां पे मान लो यहाँ पे बुक वगैरह प्रिंट होता है, ठीक है, बुक्स वगैरह बनता है, ठीक। तो इसमें अलग अलग लोग का काम होता है। जैसे कि मान लो सबसे पहले गए तो एक जो है कंटेंट लिखना, ये काम हो गया। दूसरा यहाँ पे टाइपिंग का काम हो गया कि लोग टाइप कर रहे हैं। तीसरा चेकिंग का काम हो गया, वो देखना कि कुछ मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद प्रिंट का काम हो गया कि उसको प्रिंट भी करना है। उसके बाद उसको बाइंडिंग का काम हो गया, ठीक है, और ऐसे कर करके तब जाके बुक कंप्लीट होता है, ठीक है। बाइंडिंग का काम कंप्लीट हुआ, फिर फिनिशिंग का काम हुआ। तो ये सब लोग जो है क्या लग रहा है कि आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तब जाके हो रहा है ना, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे ये संभव हो पा रहा है ना कि छपाई एक बुक की हो पाती है। नहीं तो बताओ, एक लोग रहेंगे, टाइपिंग वाला आएगा ही नहीं, चेकिंग वाला आएगा ही नहीं, प्रिंटिंग वाला मान लो नहीं आता है और सब आ जाता है, तो प्रिंटिंग वाला ही नहीं आया तो क्या ही हो पाएगा। तो हर एक जगह पे अलग अलग लोगों की जरूरी होती है। तो ये क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है कि सब लोग एक साथ मिलकर समूह में कार्य करते हैं, तब जाके ये प्रबंध पूरी होती है। तो प्रबंध की क्या विशेषता होती है, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है, और साथ ही साथ ये भी आपको जानने को मिल गया कि प्रबंध क्या होती है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। देखो प्रबंध का कुछ तो एक उद्देश्य होगा ना, प्रबंध जो है हम लोग इतना पढ़ते आए हैं, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा जिसके कारण हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, इसको लोग इतना हर एक जगह बोलते हैं कि किसी भी देश को बेहतर बनाने के लिए प्रबंध की ज़रूरत होती है। किसी भी देश अगर तरक्की कर रहा है, कोई भी देश, उसके पीछे जो है एक हाथ होता है किसका, प्रबंध का, ठीक है। तो प्रबंध इतना ज़्यादा जरूरी होता है तो इसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो आइए उसी उद्देश्य को थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। देखो उद्देश्य यहाँ पे है, 3 उद्देश्य होता है। सबसे पहला संगठनात्मक उद्देश्य, ठीक है, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा कर्मचारी संबंधी उद्देश्य। सबसे पहला संगठनात्मक उद्देश्य यानी जो कंपनी के बारे में एक हो, ठीक है, कि कंपनी को कैसे चलाना है। दूसरा उसके बाद सामाजिक यानी सोशल, यहाँ पे जो है उद्देश्य एक रहता है कि समाज को किस प्रकार से हम लोग को डेवलप करना है। और तीसरा जो है हम लोग को कर्मचारी संबंधी उद्देश्य होता है, यानी एम्प्लॉय से संबंधित रिलेटेड जो उद्देश्य होता है, यानी एम्प्लॉय को भी यहाँ पे सही तरीके से रखना है। ये नहीं कि एम्प्लॉय असंतुष्ट रहे तो उससे क्या होगा कि वो सही से काम नहीं करेगा, वो सही से काम नहीं करेगा तो संसाधन का बर्बादी होगा। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना, इसका उद्देश्य होता है प्रबंध का कुछ। तो वही चीज़ अब चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है, प्रबंध के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारे पास जो है संगठनात्मक उद्देश्य। तो आइए संगठनात्मक उद्देश्य क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा आप लोग एक बार प्यार से इसको पढ़िएगा खुद से कि संगठनात्मक उद्देश्य यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। चलिए देखिए संगठनात्मक उद्देश्य, अब इसको भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए संगठनात्मक उद्देश्य ये क्या होता है, प्रबंध संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण एवं उसको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। देखिए प्रबंध क्या है, संगठन के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए, ठीक है, संगठन के क्या उद्देश्य हैं उसको भी निर्धारण करने के लिए एवं उसको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहला तो संगठन, यहाँ पे संगठनात्मक उद्देश्य क्या हुआ, यानी यहाँ पे प्रबंध क्या होता है, एक संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं सबसे पहले वो डिसाइड करेगा और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। प्रबंध का ये काम है कि उसका क्या उद्देश्य है ये प्राप्त करना, वो जानना, उसके बाद उसको उस उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखता है ये कौन, प्रबंध, इसके लिए ये उत्तरदायी होता है। इसे सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को
प्राप्त करना होता है तथा सभी अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के हितों को ध्यान में रखना होता है। मतलब देखिए, प्रबंध को हर किसी के बारे में सोचना होता है कि अंशधारी जो है, शेयर होल्डर्स जो भी है, कर्मचारी जो है इस संस्थान से जो जुड़े हैं, ग्राहक जो है, सरकार जो है, सबके हित का ख्याल रखना होता है। किसको? प्रबंध को। अब देखो यहाँ पे प्रबंध जो है ना, प्रबंध अनेक व्यक्ति मिलके यहाँ बने होते हैं। ऐसा मत सोच लो कि प्रबंध का एक जो है एक व्यक्ति है जो कि प्रबंध उसको जानना है कि मतलब वो सारा चीज कैसे करेगा, ऐसा नहीं सोचो। ठीक है, प्रबंध क्या हुआ? मैनेजमेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, कंपनी के ऑलमोस्ट सारे लोग आते हैं, तो वो सारे लोग का अलग अलग काम होता है अलग अलग जगह पे, तो उन सारे लोग जो अपना 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 काम जो करते हैं, बांटा हुआ रहता है, बस उसी को प्रबंध कहते हैं। ठीक है, और अभी देखो यहाँ पे आगे क्या है, किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के उपयोग होना चाहिए, जिसका तात्पर्य है व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना। संगठनात्मक उद्देश्य में प्रबंध के जो है निम्नलिखित उद्देश्य होता है। सबसे पहले अपने आप को जीवित रखना। सबसे पहले देखिए, संगठनात्मक उद्देश्य में प्रबंध के उद्देश्य 3 प्रकार के। सबसे पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा जो है सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा कर्मचारी संबंधी उद्देश्य। ठीक है, तो संगठनात्मक उद्देश्य में सबसे पहला जो उद्देश्य होता है ये होता है कि अपने आप को जीवित रखना। मतलब हर हमेशा दिन प्रतिदिन मार्केट में बहुत सारी चीज चेंज होते हैं, नए नए कंप्यूटर आ जाते हैं, नए जो है ऐसे लोग आ जाते हैं जो सेम धंधा उसी टाइप का करते रहते हैं। ये नहीं कि अपना धंधा बंद हो जाए, इसको ख्याल रखना, अपने आप को जीवित रखना। ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच जाए कंपनी को, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। प्रबंध का काम होता है कि अपने आप को जीवित कैसे रखा जाए। ठीक है, लाभ अर्जित करना। ठीक है, कि कोई भी संस्थान, कोई भी व्यवसाय, कोई भी धंधा है, तो उसमें जब तक लाभ अर्जित नहीं होगा तब तक तो दिक्कत है। तो ये जो है ना संगठनात्मक उद्देश्य है प्रबंध का, कि ये लाभ अर्जित करना। उसके बाद बढ़ोतरी करना, मतलब अपने आप को विस्तार भी करना। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे हम क्या बताए, सबसे पहला हम आपको बताए यहाँ पे अपने आप को जीवित रखना। ठीक है, अपने आप को संगठनात्मक उद्देश्य में, संगठनात्मक उद्देश्य में सबसे पहले आपको क्या बताया, अपने आप को जीवित रखना, यही ना, अपने को जीवित रखना। देखो हर हमेशा नए नए कॉम्पिटिटर आते हैं, बहुत सारी मार्केट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उस चेंजेस को ध्यान में रखना। उस कंपटीटर जो है मेरे से आगे नहीं निकल जाए, या फिर उसके आने से मेरा कंपनी खुद बंद नहीं हो जाए, मेरा कारोबार बंद नहीं हो जाए। ये चीज़ का ख्याल कौन रखता है? ये चीज़ का ख्याल कौन रखता है? प्रबंध रखता है। ठीक है, प्रबंध रखता है। प्रबंध में कौन रखता है? प्रबंधक रखता है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि ये चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा है लाभ अर्जन करना। लाभ अर्जन करना, देखो जब तक अगर मान लो प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है, जब तक अगर मान लो प्रॉफिट होगा नहीं तब तक कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता है। लॉस के लिए कौन बिजनेस खोलता है? तीसरा अगर बात करोगे, तीसरा बढ़ोतरी करना। जैसे अगर मान लो कुछ भी एक व्यवसाय है, ठीक है, कुछ भी एक व्यवसाय है, किसी का दुकान, ठीक है, जैसे अगर ले लो कोई भी, किसी का भी एक दुकान है, जैसे मान लो क्या चीज़, रिलायंस का एग्जांपल ले लो। ठीक है, रिलायंस का, तो अभी यहाँ पे देखिए रिलायंस का क्या है, इसका जो मॉल वगैरह जो होता है ये क्या करता है, ये अपना जैसे एक बार मुंबई में खोला, ठीक है, मुंबई में खोला, दिल्ली में खोला, कोलकाता में खोला। ठीक है, अब ये चाहता है कि हर एक जगह, तो धीरे धीरे करके हर एक शहर आ जाता है, जैसे पटना आ जाता है, ठीक है, बनारस आ जाता है, ठीक है, रांची पहुंच जाता है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर पहुंच जाता है, समस्तीपुर पहुंच जाता है, मान लो मुजफ्फरपुर आ गया, अलग अलग शहर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब चीज़ तो यहाँ पे बताया गया है, यही सब चीज़ तो बताया गया है कि यहाँ पे बढ़ोतरी करना। अपने आप को यहाँ पे रिलायंस क्या कर रहा है कि अपने आप को प्रॉफिट भी कमा रहा है। सबसे पहले ये भी देख रहा है कि हम अपने आप को कंपटीटर से बचा पाए, मतलब ये नहीं कि मेरे से आगे कोई निकल जाए, छोटा छोटा मार्ट आए, भी मार्ट आए, ये आए, वो आए, V2 आए, ये सब मार्ट जो है आगे नहीं निकल जाए। इसलिए ये ख्याल भी रखता है अपने आप को कि हम जो है सबसे आगे रहे, अपने आप को जीवित भी रखें, और दूसरा ये लाभ अर्जन भी करना चाहते हैं। लाभ होगा तभी तो ये आगे और बढ़ोतरी कर पाएगा। तीसरा यही होता है कि बढ़ोतरी करना। अब लाभ हुआ तो ये नहीं कि पैसा निकाल के जाए और मौज मस्ती कर ले, उसको और बिजनेस में लगाए और उसको और बढ़ोतरी करे। तो ये सब काम जो होता है, ये सब काम होता है, संगठनात्मक उद्देश्य होता है किसका? प्रबंध का। ठीक है,
प्रबंध का ये सब जो है संगठनात्मक उद्देश्य होता है। क्लियर? अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो अपने को समझ में आ गया है कि संगठनात्मक उद्देश्य क्या होती है। ठीक है, कि अपने आप को जीवित रखना, लाभ अर्जन करना और बढ़ोतरी करना, इसको सब कुछ का ख्याल रखना होता है। संगठनात्मक उद्देश्य में प्रबंध का, अंशधारियों का, कर्मचारी के, ग्राहक का और सरकार का, सभी के हितों का ध्यान रखना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक उद्देश्य देखो, प्रबंध का जो है दूसरा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य होता है। और ये सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, आओ जानो। ठीक है, प्रबंध का उद्देश्य समाज के लिए लाभों की रचना करना है। ठीक है, संगठन चाहे व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक, समाज के अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्व को पूरा करना होता है। इसका अर्थ है समाज के विभिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्य की रचना करना, मूल्यों की रचना करना इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसमें ये सारा कुछ सम्मिलित है। जैसे कि सबसे पहला है उत्पादन के पर्यावरण में नई जो है नई पद्धति अपनाना। दूसरा जो है समाज के वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं विद्यालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना। अब देखो आप क्या कहोगे, ये जो है यहाँ पे सामाजिक उद्देश्य है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि भैया सामाजिक उद्देश्य जो है, ठीक है, सामाजिक उद्देश्य की अगर बात किया जाए, ठीक है, सामाजिक उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो बोलोगे भैया समाज के बारे में कौन सोचेगा, समाज के बारे में कौन सोचेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम तो अकाउंट में भैया यही पढ़ रहे थे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है गैर व्यावसायिक संस्था, ठीक है, गैर व्यावसायिक संस्था जो होती है उसको ख्याल रखना होता है। गैर व्यावसायिक संस्था जो होती है वो देखता है कि समाज को कैसे डेवलप करे या फिर समाज में लोगों को रोजगार प्रदान करे, तो वो देखता है। तो भैया ये व्यावसायिक संस्था ना होती है, तो ये व्यावसायिक संस्था मतलब क्या करेगी। तो अभी देखिए, गैर व्यापारिक संस्था और फिर व्यावसायिक संस्था, ठीक है, संस्था, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, ये समाज का अंग हुआ। ठीक है, समाज का ये अंग हुआ, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है तो इसको समाज का कुछ ख्याल रखना होगा। जैसे समाज में ये इसको देखना होगा, कुछ कुछ चीज़ का ख्याल रखना होगा, जैसे कि उत्पादन के जो नई पद्धति को अपनाना। ठीक है, उत्पादन के नई पद्धति को अपनाना, ठीक है, नई पद्धति को अपनाना। उसके बाद देखो, नई पद्धति को अपनाना, समाज के उत्पादन के नई पद्धति को अपनाना मतलब क्या। अगर देखो पहले बहुत सारा काम क्या होता था, हाथ से किया जाता था। जैसे मतलब बोलो तो मतलब नॉर्मली जो है क्या चीज़ का एग्जांपल आपको लेके दे, बहुत सारा चीज़, जैसे अगरबत्ती ही बात करोगे तो पहले लोग हाथ से बनाते थे, या फिर पहले बोलो स्वेटर जो होते थे ना वो लोग हाथ से ही बनाते थे। ठीक है, हाथ से ऊन से बीन के ऐसे करके बनाते थे, और अब जो है वही मशीन आ गया, उस चीज़ से बनता है। तो यही चीज़ है कि नई पद्धति जो आया उसको अपनाना, कि एक चीज़ में जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, अब मशीन जो है उसको तुरंत कर देता है। तो उत्पादन के नई पद्धति को अपनाना। उसके बाद जाके समाज में वंचित वर्गों को रोजगार एवं अवसर प्रदान करना, कि जो भी लोग को रोजगार नहीं मिला है उसको रोजगार देना। उसके बाद जाके विद्यालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, वो सब अपने प्रचार के लिए एक तरीके से बोलो तो वो कुछ समाज में कुछ पैसे डोनेट करती है, विद्यालय बनवाती है, ताकि वो बोल सके कि मतलब ये समाज में हम ये किए हैं। और सरकार के भी नज़र में ये रहे कि नहीं, देखो ये कंपनी अगर इतना बड़ा हुआ है तो ये इससे लोगों के वेलफेयर में भी काम करता है, लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है उसका गुडविल बढ़ता है। ठीक है, उस व्यवसाय का। तो इसलिए गैर व्यावसायिक संस्था और व्यावसायिक संस्था जो है ये सारे काम करते हैं। तो इसका सामाजिक उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी संबंधी उद्देश्य की अगर बात करें, कर्मचारी संबंधी उद्देश्य, तो आइए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। कर्मचारी संबंधी क्या क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, कर्मचारी संबंधी उद्देश्य, प्रबंध का एक मुख्य उद्देश्य कर्मचारी संबंधी उद्देश्य भी है। इसमें कर्मचारियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी और कटौती की अगर आवश्यकता हो तो प्रबंध उसको पूरा करता है। प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य के साथ
मिलान करना होता है। देखिए जैसे अगर कोई भी कर्मचारी अगर बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छा जो भी काम उसको दिया गया बहुत ही प्यार से बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहा है, तो क्या लगता है कि उसको सारा जीवन, उसको आजीवन उसको वही पैसा, अगर मान लेते हैं उसके पास 10,000 रुपये हम मंथली दे रहे हैं, तो क्या उसको 10,000 मंथली देना होगा? नहीं, वो बहुत ही अच्छा मन लगन से काम कर रहा है तो उसको बढ़ाना होगा, उसको पैसा बढ़ाना होगा। 10,000, 15,000, 20,000 जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हर हमेशा बढ़ाना होगा। अगर कोई काम खराब कर रहा है तो उसका पैसा घटाना भी होगा, ताकि वो काम खराब करने से डरे और काम अच्छे से करे। तो जब जैसा जो ज़रूरत होता है पैसा में, कर्मचारियों के पैसा में बढ़ोतरी घटाना, ये सब काम जो है कर्मचारी संबंधी उद्देश्य में प्रबंध का काम है। ठीक है, तो ये हो जाती है कुल मिला के हमारे पास प्रबंध के उद्देश्य। तो प्रबंध के उद्देश्य के बारे में आपको लोग को जानने को मिला कि प्रबंध के हमारे पास 3 उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और कर्मचारी संबंधी उद्देश्य। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया और तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग के पास अगला जो टॉपिक है वो है प्रबंध के महत्व। ठीक है, प्रबंध का क्या क्या महत्व है इसको हम लोग को जानना होगा। तो अभी तक हम लोग तो उद्देश्य भी जान लिए, ठीक है, विशेषताएं भी जान लिए, प्रबंध क्या होती है वो जाने, प्रबंध की विशेषताओं को जाने, प्रबंध के उद्देश्य को जाने। अब हम लोग यहाँ पे प्रबंध के महत्व को जानेंगे। ठीक है, प्रबंध के क्या महत्व है इसको जानेंगे। तो देखिए प्रबंध के तो यहाँ पे निम्नलिखित कुछ महत्व हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित मतलब नीचे दिया हुआ लिखित। अब देखिए सबसे पहला जो महत्व है वो है प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, प्रबंध क्या होता है, अलग अलग लोगों को एक साथ लाके उसको जो भी एक लक्ष्य बनाया रहता है उसको पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति था ए, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति था, इसके मन में आया कि एक जो है हम क्या करेंगे, एक जो है मतलब एक दुकान खोलेंगे। ठीक है, एक क्या करेंगे, एक प्रिंटिंग का दुकान खोलेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग, बुक प्रिंटिंग का दुकान यहाँ पे खोलेंगे। तो ये बुलाया किसको, बी को बुलाया कि भाई देख ये मेरा आइडिया है, बुक प्रिंटिंग का हम दुकान खोलेंगे, अब जो है क्या क्या करना चाहिए। तो ये बोला ठीक है, ओके ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया एक क्रिएट हुआ, एक मतलब गोल बन गया कि हम लोग को बुक प्रिंटिंग का दुकान खोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, सी को भी बुलाया कि देख भाई ऐसा ऐसा काम है, सब लोग यहाँ पे मिला और सब लोग आपस में मिल के यहाँ पे काम को करने लगा। ये जो है मान लेते हैं ये मतलब टाइपिंग का काम करने लगा, बी यहाँ पे बाइंडिंग का काम करने लगा, ये जो है प्रिंट का काम करने लगा और ये जो है फिनिशिंग का काम करने लगा। सब मिल के आपस में यहाँ पे काम करने लगा और यहाँ पे क्या हुआ, ये समूह में, ये लोग समूह में काम करने लगे और सामूहिक प्रक्रिया से यहाँ पे एक उद्देश्य जो है वो पूरा होता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रबंध। यानी प्रबंध जो है एक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता होती है। इन सारे का क्या लक्ष्य था कि एक बुक का निर्माण करना, बुक प्रिंटिंग का दुकान खोलना। तो अब यहाँ पे ये लोग बुक प्रिंट करने लगे, तो सामूहिक जो है लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रबंध जो है क्षमता में वृद्धि करता है। तो प्रबंध जो है क्षमता में वृद्धि करता है। मान लो अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी के अंदर में 4 लोग रहने लगे। ठीक है, बी के अंदर में मान लो एक्स, वाई, जेड और पी, ये 4 लोग रहने लगे। तो अब ये जो है ना एक्स जो है ना थोड़ा सा बदमाशी करने लगा, ये काम अच्छे से नहीं करता था। तो बी यहाँ पे आया, इसको थोड़ा सा अभिप्रेरित किया। ठीक है, अभिप्रेरण दिया यानी मोटिवेशन दिया। ठीक है, इसको क्या दिया, मोटिवेशन दिया, इसको बताया कि भाई देखो काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो फिर पैसा तुम्हारा कटेगा। अगर अच्छा काम करोगे तो पैसा भी बढ़ेगा, साथ ही साथ एक कंपनी का उद्देश्य प्राप्त होगा। तो एक सोचो ना, जो अलग मोटिवेशन होता है वो चीज़ कि अपने कंपनी को अवार्ड मिलेगा, तुम्हारा नाम होगा कि तुम इस कंपनी में काम करते हो। तो ये एक्स पूरा मोटिवेट हो गया और दिल से काम करने लगा। तो ये क्या है, प्रबंध की क्षमता में भी वृद्धि करता है। उसके बाद देखो प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। मतलब ऐसा संगठन बनाता है जो कि लगातार चलते रहता है। आप कोई भी आएगा बुक देगा कि भैया बुक बनवाना है, तुरंत बुक लेगा, एकदम बनाते रहेगा, एकदम गतिशील कार्य बन गया ये चीज़, तो मतलब लगातार ये चलते रहेगा। अब उसके बाद देखो प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का एक उद्देश्य जो होता है, जो भी व्यक्ति मिलकर उद्देश्य जो बनाते हैं उसको उद्देश्य को प्राप्त करने में ये सहायता देता है। प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। समाज में ये बहुत सारे क्या करता है, प्रबंध जो है रोजगार क्रिएट करता है, रोजगार बनाता है, मतलब उसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है जीवन के तौर तरीके जो होते हैं उसमें बढ़ोतरी करता है, स्कूल का निर्माण करता है, श्रमिक को जो है अच्छा खासा पैसा मिलता है जिससे क्या होता है वो अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो ये समाज के विकास में भी सहायता प्रदान करती है।
ठीक है। तो प्रबंध के यहाँ पे महत्व जो है ये कुछ 5, ये महत्व आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग के पास है प्रबंध की प्रकृति, ठीक है। प्रबंध की प्रकृति क्या क्या होती है, देखिए प्रबंध की प्रकृति की अगर बात करोगे तो प्रबंध की प्रकृति जो है ना क्या होती है, प्रबंध इतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता। प्रबंध कितना पुराना है, जितना कि सभ्यता, इतना पुराना अपना प्रबंध है। हर टाइम पे राजा महाराजा के समय पर भी अगर मानो किसी से युद्ध हुआ, किसी से युद्ध होता था, तो युद्ध से पहले क्या होता था, युद्ध से पहले प्लान बनाया जाता था एकदम कि तुमको यहाँ रहना है। लोग एकदम ग्रुप में अलग अलग जगह पे एकदम बेच जाते थे और उस तरीके से एकदम पूरा तैयारी में रहते थे कि युद्ध में एकदम मज़ेदार तरीके से एकदम लड़ना है कि एकदम जीत पक्का हो अपना, ठीक है। तो एकदम मैनेज करके, ठीक है, मैनेज करते रहते थे। तो वही तो मैनेजमेंट हुआ, वही तो प्रबंध हुआ। तो उस समय से जब प्रबंध उतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता। वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है। वास्तव में संगठन को जो है विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है जो सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग रखता है। देखो प्रबंध के यहाँ पे ना प्रकृति में अगर बात करें तो प्रबंध जो होता है ये कुछ प्रकार के होते हैं। देखो प्रबंध एक कला के रूप में, दूसरा प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, प्रबंध एक पेशे के रूप में, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि प्रबंध कला के रूप में है, कैसे साबित करें या बताएं। सवाल आता है प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है, कैसे बताएं। प्रबंध एक पेशे के रूप में है, कैसे बताएं। तो इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में भी रहती है। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानते हैं कि प्रबंध एक कला है, ये कैसे हुआ। देखो प्रबंध एक कला है, तो प्रबंध के कला के रूप में सबसे पहले समझते हैं। देखो प्रबंध कला कुछ इस प्रकार है जिस प्रकार कला में इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान को व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए वर्तमान ज्ञान को व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। क्या है कि अगर देखो जिस प्रकार से प्रबंध क्या है, कला है, ठीक है। तो कैसे है प्रबंध कला, देखो जो भी हमारे पास ज्ञान है, ठीक है, जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको व्यवहारिकता में लाना, उसको उपयोग में लाना, यही तो कला होती है ना। कोई भी नॉलेज जो भी होता है, जो भी ज्ञान होता है उसको व्यवहारिकता में लाना, उसका उपयोग करना, तो यही तो होता है कला। तो यहाँ पर जो होता है ना, जो भी हमारे पास उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको व्यवहारिकता में लाना, उसको उपयोग में लाना, तो इस लाना ये क्या होता है, कला होता है। प्रबंध के लिए कला होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है, ठीक है। तो यही चीज़ बस इतना आसान भाषा में हम आपको बताएं, इतना आसान, इससे ज़्यादा आसान नहीं बन सकता है। सिंपल सी बातें हम लोग जानते हैं। क्या चीज़, प्रबंध कला कुछ इस प्रकार से है कि जिस प्रकार कला में इच्छित परिणाम को पाने के लिए, ठीक है, आर्ट में अगर कोई भी इच्छित परिणाम को पाने के लिए हम लोग वर्तमान ज्ञान जो होता है, जो भी हमारे पास नॉलेज है प्रेजेंट में, उसको व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण, उसको एकदम फुल पावर से एकदम उपयोग में लाते हैं। और ठीक उसी प्रकार प्रबंध में किसी एक निश्चित उद्देश्य, जो भी हमारे पास एक गोल बना, एक उद्देश्य बना, उसको प्राप्ति के लिए वर्तमान में हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको हम लोग एकदम अच्छे से अप्लाई करेंगे और उसको प्रभावपूर्ण इफेक्टिव तरीके से उसको उपयोग में लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग कह सकते हैं ना कि जो भी वर्तमान ज्ञान होता है उसको अगर उसको व्यवहारिकता में लाना, यही तो आर्ट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, यानी प्रबंध क्या है, एक कला है। तो प्रबंध कला के रूप में कुछ इस प्रकार से हो जाती है। उसके बाद देखो प्रबंध प्रबंध क्या है, विज्ञान भी है, ठीक है। प्रबंध क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान कैसे है, आओ जानते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। तो देखो प्रबंधक जो होता है, प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, ठीक है, जिसमें विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित है। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होती है, ठीक है, हर जगह लागू होती है, सार्वभौमिक होती है। जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, जो साइंस का जो है प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं, वो क्या होते हैं, हर जगह लागू होते हैं, उन्हें किसी भी जगह लागू किया जा सकता है। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। जिस प्रकार विज्ञान क्या है, ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। जिस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रबंधन जो है सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सी बात है। जैसे आर्ट में हम लोग क्या पढ़े, अभी आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, तब हम आपको बताते हैं। आर्ट में हम लोग क्या पढ़े, आर्ट में हम लोग पढ़े जो भी ज्ञान है, या कहो तो जो भी हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको
उसको व्यवहारिकता या उपयोग में लाना। ठीक है, तो जब हम लाते हैं हर एक प्रबंध को, जो भी एक गोल होता है उसको उपयोग में उसको पूरा करने में जो भी हमारे पास नॉलेज होता है उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्ट क्या, ये जो है मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। और साइंस कैसे है कि साइंस जो है, साइंस हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, जो भी एक नॉलेज होता है मतलब जो भी हमारे पास जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, एक सिद्धांत बने होते हैं, जो भी एक सिद्धांत बने होते हैं तो इसी प्रकार जो है उसको कहते हैं, मतलब जो भी एक सिद्धांत होते हैं, साइंस में क्या होता है, एक सिद्धांत बना हुआ है, एक प्रिंसिपल बना हुआ रहता है कि अगर सेब हम गिराएंगे तो नीचे ही जाएगा। उसके लिए क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इस बल को यहाँ पे, इस गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है ना जो भी उद्योगपति थे, जो भी व्यावसायिक थे, व्यवसाय करते थे, तो वो सब भी अपना एक नया एक प्रिंसिपल बनाए, एक सिद्धांत बनाए, और उस सिद्धांत पे जो है मतलब मैनेजमेंट को करना होता है, प्रबंध को करना होता है, ताकि जो है जल्दी से उसको पूरा किया जा सके। जो पहले गलतियां कर चुके हैं और उस गलतियों से जो सीख के जो भी एक प्रिंसिपल बन गया, ठीक है, उसके आधार पे आगे काम करना, इसी को हम लोग कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान भी है। ठीक है, प्रबंध एक विज्ञान भी है। अगर इसको अगर बुक में आप देखोगे ना, तो बुक में आपको बहुत अच्छे से एक लाइन लिखा हुआ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। हम आपको रुकिए, हम आपको जस्ट ही अभी आपको वो लाइन भी बताते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यार से ये चीज़ लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया है, प्रबंध कला इसलिए है, प्रबंध कला इसलिए है कि क्योंकि यह वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं कुशलता का प्रयोग करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रबंध कला इसलिए क्योंकि यह ज्ञान एवं कुशलता का प्रयोग करता है, और विज्ञान इसलिए क्यों यह अध्ययनों और प्रयोगों से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, यह बहुत सारा शोध करता है, बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारे इससे क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। जब हम प्रबंध को विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उस समय हमारा तात्पर्य प्रबंध के सिद्धांतों से होता है, और जब हम कला के रूप में उल्लेखित करते हैं तो उस समय हमारा आशय जो है सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का होता है। अतः प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान जानना तथा कला जो है करना, ठीक है, सिखाती है। विज्ञान क्या है, विज्ञान से हमें ये जानते हैं, ठीक है, विज्ञान से हम जानते हैं कि कोई भी काम को कैसे करना है, कब करना है, और सिद्धांत से हम लोग करते हैं उस काम को मतलब कला से हम लोग क्या करते हैं, उस काम को करते हैं, व्यवहारिकता करते हैं, उसको लाते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, ये हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रबंध एक पेशे के रूप में। आइए देखिए, प्रबंध में भी पूर्ण अनुशासन पाया जाता है। जिस प्रकार से कोई एक मान लो डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर को क्या करना है, डॉक्टर के लिए उसको पढ़ाई करना होता है। मान लो MBBS का पढ़ाई करना होता है, MBBS का पढ़ाई करना होता है, ठीक है, तो या बहुत सारा अलग अलग कोर्सेस आता है, तो उस कोर्स को करता है तब जाके वो डॉक्टर बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ना, जिस प्रकार से अगर एक प्रबंधक जो बनता है तो उसको प्रबंधकीय शिक्षा पहले प्राप्त करना होता है, नॉलेज ज्ञान करना होता है, बिजनेस स्टडी वगैरह पढ़ना होता है। ठीक है, एक अपना उसको भी कोर्स करना रहता है, तब जाके वो प्रबंधक बनता है। और जिस प्रकार से ये जो है इसका एक डिसिप्लिन होता है, जिस प्रकार से इसमें अनुशासन पाया जाता है, उसी प्रकार से प्रबंध में भी पूर्ण अनुशासन पाया जाता है। अन्य पेशों की भांति प्रबंधक भी अपनी कार्यकुशलता के लिए अनुशासन का पालन करते हैं। प्रबंध की विधि वैज्ञानिक होती है। प्रबंध के कार्य करने एवं नेतृत्व प्रदान करने की निश्चित विधियां होती है। कोई भी पेशा से हमें लाभ मिलता है, ऐसे ही प्रबंध का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना हो सकता है या फिर अस्पताल में सेवा प्रदान करना। वैसे प्रबंध के अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य सही नहीं है तथा यह तेजी से बदल रहा है। इसलिए यदि किसी संगठन के पास एक अच्छे प्रबंधकों की टीम है जो दक्षतावान एवं प्रभावी है, तो वह स्वयं ही उचित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जो है उत्पाद उपलब्ध करा कर समाज की सेवा कर रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो है ना क्या बोला गया, प्रबंध एक पेशा के रूप में अगर बोला गया है तो देखिए बुक में आपके क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको अच्छे से देखिए थोड़ा सा। आधुनिक प्रबंध विद्वानों का मत है कि प्रबंध एक पेशा है। ठीक है, तो आधुनिक प्रबंध विद्वान जो भी हैं उन लोग का ये मत है कि प्रबंध क्या है, एक पेशा है तथा उसी रूप में उसे सनय सनय विकास होता जा रहा है। उसके अनुसार संपूर्ण राष्ट्रों में जैसे अमेरिका, ठीक है,
समुन्न राष्ट्रों में, जो भी बहुत अच्छे अच्छे राष्ट्र हैं, विकसित जो देश हैं, उस समय देखिए अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी तथा अन्य औद्योगिक प्रधान देश में व्यावसायिक प्रबंध एक स्वतंत्र पेशा बन गया है, पेशा के रूप में विकसित हो चुका है, तथा प्रबंधकों को उसको पूर्ण योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाता है। मतलब प्रबंधक का जो भी उसके पास योग्यता होती है उसी अनुसार उसको काम मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस प्रकार से आगे बोला गया है, जिस प्रकार से वकील अथवा डॉक्टर को कानूनी अथवा डॉक्टरी शिक्षा आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधक को प्रबंधकीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जैसे मतलब डॉक्टर क्या है, डॉक्टरी कोई भी करता है तो वो एक पेशा हो जाता है उसका, डॉक्टरी। ठीक है, और चिकित्सा उसका एक पेशा हो जाता है। जिस प्रकार से एक शिक्षक बनता है तो उसके लिए जो पढ़ाई होती है, जिस प्रकार से एक वकील बनता है तो उसके लिए पढ़ाई होता है, उसका वो पेशा बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रबंधकीय शिक्षा प्राप्त करता है प्रबंधक, और उसका वो पेशा बन जाता है पूरा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा के रूप में भी है, यानी प्रबंध एक कला के रूप में है, विज्ञान के रूप में है, पेशा के रूप में है। ये सब चीज़ आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग को आगे अभी क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को आगे और भी सारे चीज़ों के देखना है, क्योंकि आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अभी जो है प्रबंध के स्तर को अब हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से, प्रबंध के स्तर को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो दिया गया है थोड़ा सा आप इसको पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग देख लिए होंगे यहाँ पे प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आइए इसके बारे में बात करते हैं। प्रबंध के देखिए 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, जिसको कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा होता है मध्य स्तरीय प्रबंध, जिसको कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और तीसरा होता है सबसे लास्ट निम्न स्तरीय प्रबंध, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हर बार आपके एग्जाम में इससे प्रश्न रहती है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो आपको वहां पे बतानी होगी कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। 3 ऑप्शन ये जो रहेगा 3 स्तर होते हैं। कभी कभी पूछ देगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से स्तर होते हैं, तो आपको बताना होगा उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। अब इन सब के बारे में समझते हैं कि आखिर ये उच्च स्तरीय प्रबंध होता क्या है, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, ये सब हो क्या रहा है, इस कहते किसको हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रबंध के स्तर में सबसे पहला स्तर कौन सा आता है, सबसे पहला स्तर आता है उच्च स्तरीय प्रबंध। तो आइए उच्च स्तरीय प्रबंध को जानते हैं। देखो, उच्च स्तरीय प्रबंध किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है, जिसका मुख्य कार्य नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारण करना होता है। संस्था के संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंधक के कंधों पर होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी इसको कहते हैं शॉर्ट में BOD, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO। ठीक है, उसके बाद देखो चेयरमैन हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, इसको कहते हैं MD। ठीक है, ये हुआ जनरल मैनेजर, इसको कहते हैं GM। ठीक है, तो ये सब आते हैं कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, यानी उच्च स्तरीय प्रबंधक में। देखो ये जो है ना, ये एक ऐसे प्रबंधक होते हैं, मतलब इसमें वो सारे व्यक्ति, वो सारे पद आते हैं जिसमें संस्थान के जो मुख्य अधिकारी जो होते हैं ना, वो लोग इसमें रहते हैं। ये लोग कोई भी जो है ना एक लक्ष्य, कोई भी एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये लोग डिसीजन मेकिंग जो है लेवल होता है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो कोई भी एक मतलब जो भी रहती है नीति बना सकती है। कोई भी जो है इसमें जो लोग रहते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नीति बना सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं, नीति बना सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं ये लोग उद्देश्य बना सकते हैं और उस लक्ष्य को निर्धारण कर सकते हैं कि हमारे पास क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उच्च स्तरीय प्रबंधक के कंधों पर पूरा का पूरा संस्था का दायित्व रहता है। जो भी नुकसान होगा, देखो कोई भी कंपनी में जो होता है ना, मेन मालिक जो रहता है, मालिक लोग जो है ना इसमें आते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक में आते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये मान लो। अगर बात करोगे पहले के ज़माने में मात्र जो है ना मेन 2 ही हुआ करता था। देखो पहले क्या था, बात करोगे ये अपना जो प्रबंध, तो प्रबंध तब से है जब सभ्यता जब से थी, तभी से ये प्रबंध होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करोगे कि यहाँ पे पहले क्या भैया, पहले सभ्यता जब स्टार्टिंग प्राचीन काल में बात करेंगे तो क्या भैया तब भी 3 प्रकार के होते थे ये सवाल आ सकती है मन में। नहीं, देखो पहले नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था, पहले होता था एक मालिक होता था। ठीक है, दूसरा पर्यवेक्षक होता था। बड़ा सा अगर बहुत बड़ा व्यापार है अगर है तो उसमें क्या होता था, एक मालिक होता था, दूसरा पर्यवेक्षक होता था, दूसरा स्तर। पहला स्तर पे कौन होता था, पहले के ज़माने का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में एक जो है सबसे पहला एक मालिक हुआ करता था। ठीक है,
एक मालिक हुआ, और उसके नीचे जो हुआ, उसके नीचे कौन हुआ, उसके नीचे हुआ पर्यवेक्षक, ठीक है, पर्यवेक्षक, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं ऑनर, ठीक है, और इसको कहते हैं सुपरवाइजर, इसको कहते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। तो पहले के ज़माने में बात यही हुआ करता था, एक जो है ये पर्यवेक्षक जो होता था, ये देख रेख का काम, इसका काम क्या था, इसका काम था देख रेख करना, ठीक है, देख रेख करना, निर्देशित करना, निर्देशित करना, उसके बाद कर्मचारियों को उसका कार्य बतलाना, ये सारा ये पर्यवेक्षक का काम हुआ करता था, ठीक है। पर्यवेक्षक का कार्य यही सारा हुआ करता था। पहले मात्र 2 ही था, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ इतना बड़ा बड़ा व्यवसाय बनने लगा। एक एक व्यवसाय में क्या हुआ, जैसे आज मानो रिलायंस, अगर रिलायंस के बात करोगे तो रिलायंस के पास क्या है, रिलायंस कंपनी के पास क्या है, तो इसके पास देखो, इसके पास जो मेन इसका कंपनी है, ठीक है, रिलायंस का जो कंपनी है, अगर बात करोगे तो ये क्लॉथिंग में भी है, ठीक है, ये क्लॉथ्स वगैरह भी बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है क्या करता है, ये आपका क्या चीज़ बात करें, ये आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आ गया है। मतलब इसके बहुत सारे इसके ये बोल सकते हैं अलग अलग विभाग बन गया है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल आपको अगर देख के बताए, टाटा का एग्जाम्पल ले, ठीक है, टाटा का एग्जाम्पल ले, तो टाटा जो है इसका क्या क्या बिजनेस है, देखो ये स्टील का बिजनेस तो इसके पास है ही, ठीक है। उसके बाद देखो इसके पास क्या चीज़ है, इसके पास एविएशन का भी बिजनेस है, यानी जो भी फ्लाइट वगैरह जो है, इसके पास फ्लाइट वगैरह भी इसका चलता है, विस्तारा वगैरह इसी का है। उसके पास बात करोगे तो इसका बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे टाटा का जो है ना ग्रोसरी सामान भी आता है, मतलब जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आटा हुआ, तेल हुआ, या फिर बात करोगे मतलब नॉर्मल धनिया, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ भी टाटा बनाता है। इसका क्या हो गया, अलग अलग विभाग बन गया कि स्टील वाला अलग विभाग हो गया, ये एविएशन वाला अलग, ग्रोसरी वाला अलग, तो अलग अलग जो विभाग हैं इस सब का क्या हुआ, काम अलग अलग हो गया। अब इतना बड़ा संस्था के लिए अगर मात्र 2 ही लोग अगर रहेंगे, एक मालिक और दूसरा पर्यवेक्षक, तब क्या होगा, संस्था नहीं चल पाएगा। इसके लिए यहाँ पर ना मतलब एक तरीके से 3 लेवल का लाया गया, जो प्रबंध का स्तर है वो 3 लेवल का लाया गया। पहला बनाया गया उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल, दूसरा था इसमें क्या आ गया, टॉप लेवल में क्या आ गया, इसमें हो गए मालिक लोग, ठीक है, इसमें हो गए मालिक लोग, अगर आसान भाषा में बात करें तो मालिक लोग यानी ऑनर वगैरह। इसमें आपके CEO आ गए, फाउंडर आ गए, उसके बाद अगर बात करोगे तो MD आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर आ गए, उसके बाद चेयरमैन आ गए, ठीक है, चेयरमैन वगैरह आ गए। मतलब ये सब ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी एक डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक निर्णय लेते हैं, ठीक है, निर्णय लेते हैं, या फिर बोलो तो कोई भी मतलब एक गोल सेट करते हैं। ये लोग वैसे व्यक्ति होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि पूरा संस्था का जो है ना संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंधक के कंधों पर ही होता है। जो भी कंपनी बंद होगा तो सोचो इन लोगों का क्या होगा, वो कर्मचारी लोग जो होते हैं वो तो कहीं और जाके काम कर लेंगे, लेकिन ये लोग तो मेन उसी कंपनी पर डिपेंड होते हैं। तो इन लोग के ऊपर पूरा दायित्व होता है, पूरा जिम्मेदारी होता है इन लोग के ऊपर कि ये होते हैं। उसके बाद देखो मध्य स्तरीय में क्या हो जाता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन दोनों स्तरों के बीच का भाग होता है। इसका मुख्य जो है कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार योजनाओं को पूरा करना होता है, ठीक है। यानी जो भी ये क्या हुआ, ये अपना जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच का ये कड़ी होता है, ठीक है, ये दोनों के बीच का ये कड़ी होता है, जिसको कहते हैं मिड लेवल, ठीक है, जिसको कहते हैं मिड लेवल, ठीक है, मिड लेवल मैनेजमेंट यानी मध्य स्तरीय प्रबंधक, ठीक है। और ये जो है जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, ये जो भी एक मान लो कोई भी एक योजना बनाए, कोई भी एक प्रोजेक्ट तैयार किए, तो ये मिड लेवल का काम है कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करे, और ये मिड लेवल का काम है कि ये इसको बताए कि इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ उसको डिटेल बताएगा लोअर लेवल को, और वो फिर उस अकॉर्डिंग अपना काम करवाएगा,
ठीक है। तो सारा जिम्मेदारी जो है मिड लेवल के पास पहुंच जाता है, कोई भी योजना वगैरह जो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, इसके लिए उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करते हैं। ठीक है, मतलब जो उच्च लेवल के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो थे वो इसको बताए कि ये हमारा योजना है। अब जाके ये जो है मिड लेवल के जो व्यक्ति हैं ये गए लोअर लेवल में और यहाँ पर जाके बताए कि देखो काम ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा प्लानिंग है और तुम लोग को इस तरीके से काम करना है, पूरा एक्सप्लेन ला के लोअर लेवल के पास किए। कर्मचारियों के आवश्यक कार्य एवं दायित्व तो सौंपते हैं, मतलब जो भी उसके कार्य हैं लोअर लेवल के भी जो भी इसमें व्यक्ति लोग आते हैं उसके कार्य, ठीक है, उसके उत्तरदायित्व तो ये लाइबिलिटी जो भी रहती है वो सब सौंपा जाता है किसके द्वारा, मिड लेवल के द्वारा। इसमें कौन कौन से आते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर। जैसे अगर हम बात किए थे टाटा का ही बात किए थे ना, टाटा का ही अगर बात किए थे तो इसमें क्या क्या आ रहा था, इसमें जैसे स्टील का आ रहा था, ठीक है, स्टील का आया, उसके बाद एविएशन का आया, ठीक है, एविएशन बिजनेस में आया, उसके बाद आपके ग्रोसरी वाला आया, ठीक है। तो ये सब जैसे आया तो इसमें टाटा स्टील में ही बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, इसमें ही बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, ए बी सी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जो लोग जो होंगे तो उसको कहते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर यानी डीएम, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर ये हो गए। उसके बाद डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर, तो ये लोग आते हैं मध्य स्तरीय में, ठीक है, मध्य स्तरीय प्रबंधक में ये सब लोग आया करते हैं, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्लियर। मतलब मध्य स्तरीय प्रबंधक में बस आपको ये याद रखना है कि ये उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक के बीच के मध्य का कड़ी है, जो कि उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा बनाए गए योजनाओं को निम्न स्तरीय प्रबंधक को एक्सप्लेन करता है, यानी बतलाता है, उसको उसके कार्य को सौंपता है, उसके उत्तरदायित्व को बतलाता है, ठीक है। बस ये आपको लिखना है। आगे चलिए, तीसरा हमारे पास क्या है, निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक है। निम्न स्तरीय प्रबंध क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट या प्रबंध के स्तरों के क्रम में सबसे नीचे वाला स्तर है। इस स्तर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रचालन या फिर निम्न स्तरीय प्रबंधक। निम्न स्तरीय प्रबंधकों को का जो है मुख्य कार्य जो है मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा सौंपी गई कार्यों को पूरा करना होता है, ठीक है। देखो निम्न स्तरीय प्रबंधक का मेन काम क्या होता है, ये इसमें जो है ना, ये मतलब सबसे पहले अगर बात करें निम्न स्तरीय प्रबंधक, ये प्रबंध का सबसे निचला स्तर होता है निम्न स्तरीय प्रबंधक। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे इसको प्रचालन प्रबंधक भी इसे बोला जाता है, निचले स्तर का प्रबंधक भी इसे बोला जाता है, निम्न स्तरीय प्रबंधक भी इसे बोला जाता है। इसका मेन काम जो होता है ना, इसका मेन काम होता है जो भी मध्य स्तरीय, ठीक है, जो भी मध्य स्तरीय जो भी प्रबंध थे यानी मिड लेवल के, मिड लेवल वाले जो भी आए और ये जो भी काम दिए, ये जो काम इसको बताए, जो भी प्रबंधकों द्वारा सौंपी गई, ये जो काम इसको दिया, सौंपा गया, ठीक है, कार्य जो सौंपा किसको, ये सौंपा था लोअर लेवल को, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। अब ये काम को पूरा करना लोअर लेवल का काम है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, फॉरमैन आते हैं, इसमें ये आते हैं सुपरवाइजर वगैरह। और सुपरवाइजर वगैरह ये अंतिम लेवल का जो मैनेजमेंट है, ये किससे काम करवाता है, ये काम करवाता है लेबर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लेबर जो होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उन लोग से ये लोग काम करवाते हैं, ठीक। तो अंतिम एक तरीके से आप समझ गए। मतलब देखो आज एक बार हम अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इस तीनों के बारे में। तो इस तीनों के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो कि निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो कि क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है, निर्णय लेते हैं, या फिर बोलो तो एक क्या बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं ये लोग, ठीक है। और इसमें मेन एक तरीके से कौन कौन आते हैं, सीईओ आते हैं, सीईओ आते हैं, एमडी आते हैं, ठीक है, जनरल मैनेजर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, ठीक है, ये लोग आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद मध्य स्तरीय में कौन आते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक जो है, मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय के मध्य का यहाँ पे ये कड़ी होता है। इस मध्य स्तरीय का काम जो होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो भी योजना बनाते हैं उसको निम्न स्तरीय प्रबंधक के साथ साझा करना। और उसके बाद इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं कौन, डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर, ये लोग इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो निम्न स्तरीय प्रबंधन में क्या आते हैं, इसमें आते हैं वो लोग जो कि मेनली मध्य स्तरीय प्रबंधक के द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है, निम्न स्तरीय प्रबंधक। और अंतिम ये प्रबंध का अंतिम लेवल का मतलब अंतिम स्तर का ये प्रबंध होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। इसको अलग अलग नाम से प्रचालन प्रबंधक भी इन्हें बोला जाता है, अंतिम स्तर का प्रबंध भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें फॉरमैन आते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक,
तो ये सब हो जाती है। कुल मिला के बात यही होता है कि मतलब ये एक मतलब आदेश कुछ भी एक देगा, और ये आदेश सबसे पहले इसको देगा, और ये जो है इसमें इसको देगा, ठीक है। और ये जो है ये किसको किसको देगा, तो ये इम्प्लाई को देगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे भाई काम करो, और लेबर लोग को बताएगा कि ऐसे ऐसे काम करो, हमको सीधा सीधा ऊपर से ऑर्डर मिला है कि ऐसे ऐसे तुम लोग को काम करना है, काम करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हारा सैलरी घटाएंगे, नहीं तो मतलब तुम्हारा अगर अच्छा करोगे तो सैलरी बढ़ाएंगे, और ज़्यादा खराब करोगे तो निकाल देंगे, बस सीधा सीधा यही बात होती है। तो प्रबंध के स्तर कोई भी पूछेगा राह चलता इंसान तो आप आराम से बता सकते हो कि 3 स्तर के होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ये बता दिए। मेरे तरफ से ये डबल स्टार मार्क्स आप लगा लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आती है हम लोग के पास क्या चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। इतना बहुत हम क्यों कर रहे हैं, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मतलब प्रबंध के कार्य, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में क्या ही आपको बताएं। ये जो है, अगर ये चैप्टर, ये आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, आप समझिए आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आपका ऑलमोस्ट पूरा क्लियर रहेगा, 7-8 तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कहो तो बिल्कुल। पहला यहाँ पे देखिए, प्रबंध के कार्य कितने होते हैं, तो प्रबंध के सीधा सीधा कोई भी आपसे पूछेगा तो बोल देना प्रबंध के कितने कार्य होते हैं, 5 कार्य होते हैं, ठीक है। प्रबंध के कितने कार्य होते हैं, प्रबंध के कार्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहला नियोजन यानी प्लानिंग, दूसरा कौन सा होता है, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद देखो नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, और चौथा कौन होता है, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, और 5वां होता है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 यहाँ पे क्या होता है, प्रबंध के कार्य होते हैं। देखो नियोजन में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्लान किया जाता है, ठीक है। कोई भी एक काम है उसको प्लान किया गया, इसमें क्या हुआ कि अलग अलग लोगों का अलग अलग एक विभाग बनाया गया, ठीक है। तो मतलब अलग अलग लोग साथ मिलके काम करते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग साथ साथ काम करते हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग लोगों का चयन किया जाता है, उसके बाद उसको प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये सब उसको अभिप्रेरण किया जाता है। उसके बाद निर्देशन में क्या होता है, उसको निर्देश दिया जाता है कि कोई भी काम को कब करना है, कैसे करना है। उसके बाद नियंत्रण, मतलब क्वालिटी को देखा जाता है एक तरीके से। बेसिकली ये 5 जो है ना, सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि प्रबंध के कितने कार्य होते हैं, 5 कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है। 5 कार्य होते हैं। अब आइए एक एक करके पांचों कार्य के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा कार्य है नियोजन। नियोजन क्या होती है, देखो कोई भी आदमी, अगर मान लेते हैं हम और आप, ठीक है, हम और आप 2 आदमी मिलते हैं और हम दोनों कहते हैं कि भाई साहब देखिए मेरा नाम तो आदित्य है, ठीक है, मेरा नाम तो आदित्य है, आपका नाम XYZ है, ठीक है, कुछ भी है, आपका नाम मान लेते हैं XYZ है। तो हम दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और बिजनेस में क्या करेंगे, हम लोग बिजनेस में मान लेते हैं एक कपड़ा का दुकान खोलेंगे, ठीक है, कपड़ा का एक बड़ा सा एक फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है। दुकान बहुत छोटा चीज़ है, हम कॉमर्स वालों के लिए बड़ा चीज़ एकदम, पैसा अगर लाखों में बात नहीं करना, करोड़ों में बात करना है ना, तो वो सब चीज़ तो चलते रहता है कि कपड़ा का फैक्ट्री का बात करते हैं, ठीक है। हम दोनों मिलके, मतलब हम और आप मिलके फैक्ट्री खोल रहे हैं, किसका, कपड़ा का, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, ठीक है, इंडिया लेवल पे एकदम, पूरा इंडिया में एकदम हर जगह अपना कपड़ा रहेगा, ठीक है। दोनों आदमी मिलकर ऐसा धंधा करेंगे और ये कपड़ा का फैक्ट्री हम लोग खोलें। तो इस खोलने से पहले, सबसे पहले हम लोग के मन में एक आइडिया आया, ठीक है, हमारे मन में आइडिया आया, आपको हम सामने बैठाए, बोले देखो भाई साहब ऐसा ऐसा आइडिया है, और अगर इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी रहेगा और अपना बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। तो क्या अच्छा रहेगा, तो आप बोले हाँ ठीक है भाई साहब, अच्छा है। तो अब जाके हम लोग मिले और यहाँ पे डिसाइड किए कि आखिर जो है हम लोग को खोलना कहाँ है, ये कपड़ा का दुकान कहाँ खोलना है, कहाँ खोलना चाहिए, ठीक है, मतलब किस शहर में खोलना चाहिए, उसके बाद कब खोलेंगे, कौन से मौसम में खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, कितने लोग की ज़रूरत होगी, ठीक है, कितने लोग की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग शुरू बैठे हैं और एकदम शुरू में बात कर रहे हैं क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कितने पैसा की ज़रूरत होगा, कितने पैसा की ज़रूरत होगा। तो ये सब पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बस अभी फैक्ट्री का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या पैसा लगेगा, कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये जो चर्चा जो कर रहे हैं ना, ये जो चर्चा कर रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या चीज़, इसी को कहते हैं क्या चीज़, नियोजन, ठीक है, इसी को कहते हैं नियोजन।
मतलब किसी चीज़ का योजना बनाना, ठीक है, कार्य स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में योजना बनाना, ठीक है, उसको कहते हैं नियोजन यानी प्लानिंग। देखो पहले से ही किसी काम का निर्णय लेना, किसी भी काम को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए नियोजन किया जाता है, नियोजन कहलाता है, ठीक है। मतलब ये भविष्य के लिए, देखो हम लोग को कपड़ा का फैक्ट्री खोलना है, ये कब खोलना है, भविष्य में अभी खोलना है, ठीक है, कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही हफ्तों, कुछ ही महीनों के बाद हम लोग को खोलना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, इसी को कहते हैं नियोजन। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए ये अलग अलग लोग बैठे, 3-4 लोग बैठे और सब लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि देख भाई साहब इतना खर्चा आएगा, अरे भाई साहब ये क्या कर रहा है, इसमें तो ज़्यादा लग गया। सब आपस में बैठ के डिसाइड कर रहा है कि हमको यहाँ खोलना चाहिए, कहाँ खोलेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सब लोग मेनली प्लान जो करते हैं, कोई भी व्यवसाय, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पूर्व ही भविष्य में जो हम काम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में पहले ही पूर्वानुमान लगा लेना कि एक तरीके से कब कोई भी काम को हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस व्यक्ति से करवाएंगे, कहाँ करेंगे, ये सब चीज़ जो जानकारी इकट्ठा करना, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नियोजन, ठीक है, यानी प्लानिंग। कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसको प्लान करना बस प्लानिंग कहलाती है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से प्लानिंग क्या होता है, यानी प्रबंध का पहला कार्य होता है, क्या होता है, नियोजन होता है, यानी प्लानिंग होता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नो डाउट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा कार्य देखो, दूसरा कार्य हमारे पास क्या है, दूसरा कार्य है संगठन। क्या है, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम किसी व्यापार में साथ साथ कार्य करता है, ठीक है, कब, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में साथ साथ कार्य करते हैं और इन व्यक्तियों के बीच कार्य का बांटने की आवश्यकता होती है, इसी को संगठन कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि अलग अलग जो व्यक्ति हैं, ए नाम का व्यक्ति जो है ये अपना काम कुछ रख लिया, मान लेते हैं फैक्ट्री जब हम लोग खोल रहे हैं, इसमें ये रख लिया कि मेरा काम जो रहेगा ये गुड्स का मैन्युफैक्चर करवाना, ठीक है। और बी नाम का व्यक्ति जो है ये बोला कि हम जो है इसको इसको ध्यान रखेंगे, क्या चीज़ पे, इसको मार्केटिंग पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, मार्केटिंग पे हम लोग ध्यान रखेंगे। सी बोला कि हम इसके ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे। डी बोला कि हम इसके सेलिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है, एट ए हाई कॉस्ट। तो हम लोग ये चीज़ अलग अलग लोग जो हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहे, सब लोग आपस में अपना काम को बंटवारा कर रहे हैं और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कोई किसी को ऑर्गेनाइजेशन आप कब कहोगे, संगठन आप कब कहोगे, जिसमें 2 या 2 से व्यक्ति मिलकर एक किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आपस में काम करें और साथ ही साथ आपस में कार्य का बंटवारा करें, ठीक है, उसे कहते हैं संगठन। क्लियर। तो प्रबंध का पहला कार्य हो जाता है नियोजन, यानी कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में योजना बनाना यानी प्लान करना, उसको कहते हैं नियोजन यानी प्लानिंग। दूसरा प्रबंध का कार्य होता है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ साथ कोई काम को शुरू करते हैं, कोई व्यापार को शुरू करते हैं और आपस में कार्य का बंटवारा करते हैं और एक चुनिंदा जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर जब कार्य करते हैं, इसे कहते हैं संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया, संगठन भी क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, नियुक्तिकरण। क्या है हमारे पास, नियुक्तिकरण, ठीक है, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, ठीक है। नियुक्तिकरण तीसरा कार्य है, प्रबंध का पहला कार्य नियोजन, दूसरा कार्य संगठन, तीसरा कार्य हमारे पास है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण प्रबंध का प्राथमिक कार्य है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जिसका अर्थ है संगठन की योजनाओं के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उन कर्मचारियों की नियुक्ति करना जो योग्य प्रशिक्षित हो, इन सब का ध्यान रखना नियुक्तिकरण कहलाता। देखो नियुक्तिकरण में क्या है, नियुक्त करना। नियुक्तिकरण का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, स्टाफिंग। इंग्लिश का मतलब क्या है, स्टाफिंग, मतलब स्टाफ सबका भर्ती करना। नियुक्तिकरण को ही शब्द को देखो ना आप, उसमें क्या है, नियुक्ति करना, यानी उस पद पे, कोई भी एक पद है, उस पद पे उचित व्यक्ति को बैठाना। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग संस्था में अलग अलग जो पद रहेंगे, अलग अलग जो कार्यभार संभालेंगे, अकेले मान लो कोई भी 2-4 आदमी मिलकर प्लान किया और वो साथ मिला, ठीक है, अब काम स्टार्ट करने वाला है, उसके लिए अलग अलग लोगों को रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई हर 4 आदमी मिलकर तो वो काम नहीं कर सकता है। वो संगठन बना लिया, ठीक है, प्लान करके वो संगठन बना लिया, लेकिन उसके लिए और आदमी चाहिए ना काम करने के लिए। मान लेते हैं जो लेबर चाहिए या फिर हमारे पास जो स्टाफ चाहिए,
वो सब चीज़ हम लोग को चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे यही किया जाएगा ना कि और सारे लोग को, स्टाफ को हायर करेंगे हम लोग, अपने बिजनेस में काम देंगे, उसको जॉब देंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पद है उस पद पे हम लोग उचित व्यक्ति को उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सैलरी देंगे और उस पद को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उन कर्मचारियों को नियुक्ति करना जो योग्य, जो क्या है, जो योग्य हैं, जो प्रशिक्षित हों, इन सब का ध्यान रखना, यही नियुक्तिकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये सारे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति आया। अब हमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एक पर्सन ये लगा, तो हम एक सीट के लिए इसको हायर कर लिए, ठीक है। इसको क्या किए, हायर कर लिए, इसको हम अपने जॉब में रख लिए। तो ये देखिए खुश हो गया, और बाकी सब देखिए जेब में एकदम, क्या भाई साहब ऐसे काहे कर दिए तुम, देखो सब ऐसे करके देख रहा है हमको। तो यही चीज़ है। और ये देखिए एकदम पूरा खुश है, एकदम अब सोच रहा है कि भाई पार्टी तो हमको देना पड़ेगा। तो इसका अलग ही धंधा है, छोड़ो। नियुक्तिकरण तुम लोग समझ गया हो गया कि नियुक्तिकरण किसे कहते हैं, ठीक। यानी प्रबंध के 3 कार्य को देख लिए हो। सबसे पहला प्लानिंग यानी नियोजन, दूसरा संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हमारे पास आ जाती है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, ठीक है। 3 कार्य को देख चुके हैं। अभी चलिए 2 कार्य और बाकी है, तो दोनों कार्य को और अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला कार्य है हमारे पास क्या चीज़, निर्देशन। थोड़ा सा आप इसको स्क्रीन पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप इसको पढ़ो। देखो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। यहाँ पे क्या लग रहा है, निर्देशन में क्या है, डायरेक्ट करना, निर्देश देना। निर्देशन जो शब्द है, ठीक है, निर्देशन जो शब्द है, इसमें आपको क्या शब्द निकल के आ रहा है, इसमें आपको क्या निकल के आ रहा है, इसमें निकल के आ रहा है निर्देश, ठीक है। निर्देश नहीं निकल के आ रहा है, यानी निर्देश मतलब किसी को डायरेक्ट करना। अगर मान लो कोई एक रास्ता पर, कोई एक रोड पे जा रहा है, कोई एक रोड पर एक व्यक्ति जा रहा है, मान लो ये व्यक्ति जा रहा है, बहुत अच्छा तस्वीर हम बनाते हैं, देखो कितना अच्छा तस्वीर, ये व्यक्ति जा रहा है और ये यहाँ पे ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है, और इधर से ही एक व्यक्ति लौट रहा था, ठीक है, एक और व्यक्ति लौट रहा था। तो इससे मतलब ये जो है ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। तो जब बी नाम का व्यक्ति उस रास्ते से लौट रहा था और ए नाम का व्यक्ति जा रहा था उस रास्ते से, तो ए नाम का व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब कुछ आगे दिक्कत नहीं है ना, रोड है ना सही से, पानी नहीं लगा हुआ है कि पत्थर वगैरह नहीं है ना, हम टकरा नहीं जाएंगे, या फिर शेर बाघ ऐसा कुछ है नहीं ना जो हमको खा जाएगा। तो बी बोलता है भाई साहब बहुत बहुत दिक्कत है, आगे जो है ना, आगे मतलब कहिए तो ये शेर वगैरह है, थोड़ा सा आप संभल के जाइएगा। तो ये क्या होगा, ए जो है ये चौकन्ना हो जाएगा, एकदम एकदम अच्छे से जाएगा कि शेर वगैरह देखे नहीं, देखेगा तो एकदम फट से फरार हो जाना है, ठीक है। तो ये एकदम उस तरीके से बन के जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बी जो है निर्देश दे दिया, ठीक है, बी निर्देश दे दिया ए को। अब ए जो है संभल के कोई भी काम को करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि कोई भी यहाँ पे निर्देश दिया जाता है, बड़े अधिकारी जो होते हैं एक छोटे अधिकारी को निर्देश देते हैं। देखिए निर्देशन का अर्थ है व्यक्तिगत व्यक्ति के कार्य व्यक्ति से कार्य कराना तथा किसी संस्था का संचालन करना और संस्था के नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और यह देखना कि वह व्यक्ति अपना कार्य उसी के अनुसार कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, निर्देशन कहलाता है। देखो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, अभी तक हम लोग मतलब हम यानी आदित्य, ठीक है, मेरा नाम क्या हुआ, मेरा नाम आदित्य हुआ, ठीक है, और आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम हुआ XYZ, ठीक है, XYZ। तो हम दोनों मिलके एक क्या किए, हम दोनों मिलके एक कपड़ा का एक फैक्ट्री खोले, ठीक है। हम लोग क्या किए, एक प्लान किए, ठीक है, हम लोग प्लान कर लिए कि कब कैसे कहाँ, ठीक है। तो ये सब हम लोग कर लिए, यानी हम लोग यहाँ पे प्लान कर लिए, ठीक है, हम लोग प्लानिंग कर लिए। पहला यहाँ पे प्रबंध का कार्य हो गया। दूसरा हम लोग क्या किए कि हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या किए, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कर लिए, यानी हम लोग आपस में कार्य को बांट लिए, ठीक है, कार्य को बांट लिए और मिलजुल के एकदम काम करने लगे उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, ठीक है, ठीक है। तीसरा हमारे पास हो गया क्या चीज़, स्टाफिंग, ठीक है, यानी नियुक्तिकरण। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग किए कि अलग अलग लोगों को हायर किए, ठीक है, इसमें हायरिंग का काम किए। और हम लोग चौथा हमारे पास आया क्या चीज़, चौथा हमारे पास आया डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास हायर किए हुए व्यक्ति हैं, जो भी हम स्टाफिंग में व्यक्ति लोग को लाए हैं, ठीक है,
भर्ती चयन उस सबका प्रशिक्षण वगैरह करके इस व्यक्ति को हम लोग लाए, और इस व्यक्ति के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस व्यक्ति को ये बताएंगे कि भाई साहब आपका कार्य क्या है, ठीक है, आपका उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है, आपका उत्तरदायित्व क्या है, तो ये सब इसको हम बताएंगे, ठीक है, हम लोग बताएंगे, मतलब बड़े अधिकारी हम लोग हुए ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ डिसाइड किए हैं कि हम लोग को करना है, तो अब जाके हम लोग इस सब को कार्य बताएंगे कि भाई साहब आप जो है, आपको हम बनाते हैं क्या चीज़, हम लोग बनाते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर। आपका काम है कि इस डिपार्टमेंट का सारा कार्यभार आपको देखना, आपके अंदर बहुत सारे लोग रहेंगे, उन सारे लोगों को आपको मैनेज करना है, ठीक है, उन सारे लोगों को आपको मैनेज करना है, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। तो यानी आपको डायरेक्टिंग भी समझ में आ गया। निर्देशन का अर्थ है व्यक्तियों से कार्य कराना तथा किसी संस्था का संचालन करना। जो भी नियुक्त व्यक्ति होते हैं उसको यह बताना कि उन्हें करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और यह देखना कि वह व्यक्ति अपना कार्य के अनुसार कर रहे हैं, अपना कार्य निर्देशानुसार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, यही जो है, यही से चीज़ देखना जो है, यही निर्देशन कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको 4 कार्य, आपको प्रबंध के कार्य समझ में आ चुका है। अब चलिए हम लोग 5वां कार्य हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे 5वां कार्य हमारे पास क्या आ जाती है, 5वां कार्य है नियंत्रण, ठीक है, यानी कंट्रोलिंग। आइए कंट्रोलिंग क्या होता है, यानी नियंत्रण क्या होता है, आइए देखते हैं। नियंत्रण का अर्थ है किसी भी कंपनी के अनुभवी व्यक्ति के द्वारा कंपनी का नियंत्रण किया जाता है, या देखा जाता है कि व्यक्ति कार्य किया वह संतोषजनक है या नहीं है, इसी को नियंत्रण कहते हैं। देखो हम लोग एक तो सबसे पहला क्या किए थे, प्लान किए थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, हम लोग सबसे पहला जो है प्लान किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक बनाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक बनाए, उसके बाद हम लोग क्या किए, स्टाफ सबको भर्ती किए, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको क्या किए, डायरेक्ट किए, ठीक है, डायरेक्ट किए, मतलब उसको निर्देश दिए कि भाई साहब देखो, जो व्यक्ति को हम लोग हायर किए उस व्यक्ति को बताए कि भाई साहब काम आपका क्या है, काम आपका ये है, ये काम है, उसको बताए। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में करेंगे, इसको जो काम बताए हैं उस पर देख रेख करना है कि वो काम जो है, जो किया है, ये व्यक्ति को जो हम हायर किए और उसको काम बताए, अब ये काम जो ये किया है, ये जो है, इस पे कंट्रोलिंग का मतलब ही यही हुआ है कि ये जो काम जो किया है वो संतोषजनक है या नहीं है, ठीक है, संतोषजनक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कंट्रोलिंग में डिसाइड होता है। कंट्रोलिंग में आप लोग को मतलब मेनली जो है, मतलब जो भी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के जो भी हेड होते हैं, इन लोगों का काम यही होता है, इस सब अधिकारी का, कि ये लोग देखना कि कंपनी में जो भी जिसको कार्य सौंपा गया उस अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर वो काम में लापरवाही नहीं कर रहे हैं, संसाधन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, ये सब काम देखना नियंत्रण ये कहलाती है, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ पे प्रबंध के 5 जो प्रकार होते हैं, ठीक है, 5 जो यहाँ पे कार्य होते हैं, ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से यहाँ पे जान चुके हैं, ठीक है। प्रबंध के यहाँ पे 5 कार्य को आप बहुत अच्छे से ये जान चुके हैं। प्लानिंग में हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कब, ठीक है, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, कब, कैसे, कहाँ, यानी हम लोग यहाँ पे कुल मिला के बात क्या चीज़ किए, यहाँ पे हम लोग प्लान किए, उसके बाद यहाँ पे क्या किए, आपस में मिलकर कार्य शुरू किए और कार्य को बांटे, ठीक है। उसके बाद एक नियुक्ति में क्या किए, नए नए लोगों को क्या किया, हम लोग यहाँ पे भर्ती किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, उसका कार्य बताए। उसके बाद यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या किया, नियंत्रण किया उस पर, यानी वो काम जो है सही से किया या नहीं किया। देखो जिसका कंट्रोलिंग अच्छा हो, जिसका जो है ना नियंत्रण अच्छा होगा,
समझो उसके कॉस्ट जो भी उसका प्रोडक्शन होगा, जो भी वस्तु का वो निर्माण कर रहा होगा, वो कम कीमत पे कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग में क्या होता है, नियंत्रण में वो हर एक चीज़ को बारीकी से देखता है कि भाई साहब कोई संसाधन का दुरुपयोग मत करो प्लीज़, नहीं तो मतलब नुकसान हो जाएगा। ये सब चीज़ का वो ख्याल रखता है। ये निर्देशन नियंत्रण के अंतर्गत आती है। तो नियंत्रण जो भी अच्छे से कर लिया ना, जो भी व्यवसाय समझो वो बहुत आगे तक जा सकता है। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो उसका मतलब जो नॉर्मल जो प्राइस होगा मार्केट में रखेगा सामान का, वो कम रखेगा, और इससे क्या होगा, उसका सामान ज़्यादा बिकेगा तो वो प्रॉफिट करेगा, और वो लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है वो ब्रांड। तो इसके लिए नियंत्रण पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये हो जाती है। अब जाके हम लोग आगे जो है अभी देखेंगे, अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है। आगे जो है हम लोग को देखना है समन्वय क्या होती है, ठीक है। समन्वय क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। आप पहले एक बार इसको एक बार पढ़िए आप, ठीक है, पढ़िए एक बार। चलिए दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे कि समन्वय क्या होती है। अब आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो समन्वय क्या होती है। समन्वय ये होती है कि बिखरे हुए जो भी तंत्र होते हैं उसको एक साथ करना। कहोगे भैया यही तो आप भी पढ़ा दिए। नहीं, देखो अभी यहाँ पे क्या बताएंगे आपको। देखो अलग अलग जो लोग होते हैं ना, उसको एक साथ इकट्ठा करके रखना। देखो बहुत क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनी में अलग अलग विभाग जो होता है ना, आपस में सामंजस्य नहीं होता, आपस में मिलाप नहीं होता। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं जिसमें आपस में मिलाप नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, एक जो कलेक्टिव गोल होता है, मतलब एक जो एक लक्ष्य जो बना के चलते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसके लिए समन्वय की जरूरत होती है। मतलब हर एक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन, और ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। क्योंकि ये क्या करती है कि सभी विभागों में, सभी व्यक्तियों में आपस में सामंजस्य बना के रखती है, आपस में जो है समन्वय बना के रखती है, आपस में मेल मिलाप बना के रखते हैं। इसी को समन्वय कहते हैं। क्लियर? तो देखो अब थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले उसी को देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया है, ठीक है। देखो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। देखो समन्वय का अर्थ बिखरे हुए वस्तुओं को किसी नियम या निर्धारित उद्देश्य से एक जगह करना ही समन्वय कहलाता है। क्या चीज? समन्वय का अर्थ बिखरे हुए वस्तुओं को किसी नियम या निर्धारित उद्देश्य से एक जगह करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय विभिन्न क्रियाओं में तालमेल रखता है। क्या रखता है? तालमेल रखता है। शब्द पे गौर करिएगा। समन्वय विभिन्न क्रियाओं में तालमेल रखता है। जो लोग एक टीम बनाकर कार्य करते हैं, जो लोग एक टीम बनाकर कार्य करते हैं, उन सभी लोगों में एक तालमेल बना के रखता है। बस उसी को क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। जैसे छपाई विभाग, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? राइटिंग, टाइपिंग के लिए एक अलग लोग होते हैं, उसके बाद चेकिंग के लिए अलग लोग होते हैं, उसके बाद प्रिंट के लिए अलग लोग होते हैं, बाइंडिंग के लिए अलग लोग होते हैं, फिनिशिंग के लिए अलग लोग होते हैं। तो सब में क्या हुआ? एक विभाग बना हुआ है, अलग अलग विभाग बना हुआ है। सब में, सभी लोगों में आपस में एकता, आपस में तालमेल, इसको बना के कौन रखता है? समन्वय रखता है। इसी को जब मेल मिलाप बना के रखा जाता है, उसे कहते हैं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यही होती है। जैसे छपाई विभाग के बारे में एग्जांपल आपको दिए। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरे शब्दों में अगर आपको बताए तो किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। क्या चीज? किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। समन्वय प्रबंध का कोई अल्प कार्य नहीं है, छोटा मोटा कार्य नहीं है प्रबंध का। ठीक है, समन्वय को इतना हल्के में मत लेना। ठीक है, समन्वय बहुत बड़ा कार्य है, कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के अन्य कार्यों का एक हिस्सा है। मतलब अन्य कार्यों का एक हिस्सा है। मतलब ये जो है प्रबंध का एक छोटा मोटा कार्य नहीं है, अल्प कार्य नहीं है, ये प्रबंध के सभी कार्यों का एक, बोल सकते हैं कि एक हिस्सा है। ठीक है, प्रबंध के सभी स्तरों पर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। देखो क्या होता है ना कि जब हम शुरू में कोई एक कंपनी या कोई एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होती है कि बहुत सारे हम लोग का एक गोल रहता है। ठीक है, हम लोग एक गोल बना के चलते हैं कि इस गोल को हम लोग, एक लक्ष्य है हमारा कि इसको अचीव करना है। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे हम लोग लोग को हायर करते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, सबको एक साथ करते हैं, अलग अलग पद पर रखते हैं उसके योग्यता के अनुसार। ठीक है, उसको पद देते हैं। अब उसको अच्छे से काम, वो सब जो भी व्यक्ति को हम हायर किए हैं, जो भी व्यक्ति को हम अपने कंपनी में नियुक्त किए हैं, वो सब सही से काम करे। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए समन्वय की जरूरत होती है कि सब आपस में तालमेल, मेल मिलाप बना के रखें, ताकि एक कलेक्टिव जो गोल है हम लोग का, एक जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना
में करने में बहुत आसानी हो जाए और जल्दी से जल्दी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, इसलिए समन्वय क्या है, प्रबंध का सार है यानी एसेंस है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है प्रबंध का, मतलब प्रबंध जो है बोल सकते हो एसेंस, मतलब ये समन्वय के बिना अधूरा है, एकदम एसेंस है, इसका जरूरी चीज है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है, सार है। ठीक है, सार किसको कहते हैं, यानी मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो प्रबंध के लिए ये जो समन्वय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपस में जो भी लोग हैं उसमें तालमेल नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट करोगे किस पे, करोगे कैसे, तालमेल तो लोगों में होना चाहिए ना, तो यही चीज होती है, समन्वय कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, किसी व्यवसाय या व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। ठीक, चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या है, समन्वय की प्रकृति एवं विशेषताएं। ठीक है, प्रकृति बोलो या विशेषताएं बोले, दोनों में एक तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि समन्वय की क्या प्रकृति है। ठीक है, देखो समन्वय में सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। ठीक है, मतलब सारे लोग जो भी हैं, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये सब लोग में जो है आपस में सामंजस्य लाता है। ठीक है, आपस में सामंजस्य लाता है, सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, सब में क्या रहता है, सामंजस्य रहता है कि हमारा जो एक गोल है, एक जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, इस लक्ष्य को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। बस यही होता है कि इसकी एक प्रकृति ये होती है कि समन्वय में सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। जो भी सामूहिक कार्य है, एक कार्य को अलग अलग लोग मिलकर करते हैं तो उसमें सभी लोगों में एकता बना रहती है, यानी सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाती है। ठीक है, अपनापन लाता है। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो जब तक हमारा लक्ष्य अचीव नहीं होगा तब तक ये जो है चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। और आपको पता है कि मानव का जो है ना, मतलब ये होता है, जो लक्ष्य होता है वो हर हमेशा बदलते रहता है। एक गोल को अचीव करो तब तक दूसरा गोल तैयार रहता है, एक चीज़ आपको मिलेगा, दूसरा आपका जो है ना, मतलब आपका सपना तैयार रहेगा कि अच्छा ये मिल जाएगा तो ये काम करेंगे, बाइक आ जाएगा तो कार लेंगे, कार आ जाएगा तो फ्लाइट लेंगे, अपना अपना प्राइवेट जेट खरीदेंगे। तो अलग अलग शौक होता है, ये शौक कभी ख़त्म नहीं होती है मानव का, और इसी में महात्मा गांधी भी जी बोले थे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय की हर हमेशा जरूरत होती है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है, क्या है, हर जगह लागू होता है, चाहे वो छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग है, गैर सरकारी हो, सरकारी हो, चाहे वो बात करें कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग है, या फिर बात करें हम एक जो है राजनीतिक पार्टी है या देश है या फिर कोई एक व्यवसाय है, हर जगह इसकी जरूरत होती है। सर्वव्यापी है, मतलब हर एक जगह इसका काम होता है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। ठीक है, सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय जो है ना, जरूरी नहीं है कि टॉप लेवल में ही सिर्फ समन्वय रहे, बल्कि मिड लेवल में भी समन्वय रहे। ठीक है, और लोअर लेवल के सभी लोगों में भी समन्वय रहे, और आपस में भी तीनों में समन्वय रहे, तब जाके एक लक्ष्य को हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। ठीक है, उसके बाद देखो समन्वय सोचा समझा कार्य है। समन्वय क्या होता है, सोचा समझा कार्य होता है कि आपस में मेल मिलाप बना के रखना है, आपस में तालमेल रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, हम लोग लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोचा समझा कार्य है कि हम लोग सोच के ही ये करते हैं कि भाई आपस में अगर मिलजुल के रहेंगे तो जल्दी से जल्दी काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये सोचा समझा कार्य है। तो इसकी प्रकृति या फिर बोल सकते हैं विशेषताएं कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और बेहतरीन ढंग से बस इस तरीके से लिखे होंगे ना, एग्जाम में जैसे ये आता है तो आप ये यहाँ पे पॉइंट लिखे और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चल सकते हैं। जो यहाँ पे हम इतना इतना बोले हैं तो क्या आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आज थोड़ा सा और कुछ उस पॉइंट है जिसके दम पे आपको बोल सकते हो कि आपको ऑब्जेक्टिव या फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह जो आए अलग से तो वो आपको बन सके, इसके लिए यहाँ पे हम कुछ कुछ एडिशनली आपको दिए हैं जिसको आप जरूर से इसको पढ़िए। सबसे पहला देखिए, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कौन कहें, ये कहें लॉरेंस एप्पले। ठीक है, लॉरेंस ए एप्पले भी बोल सकते हैं। प्रबंध एक पेशा है, ये कौन कहें, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, कौन बोले हैं, लॉरेंस ए एप्पले। और उसके बाद प्रबंध एक पेशा है, ये बोले हैं अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। और प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ये कौन बोले हैं, ये बोले हैं लॉरेंस ए एप्पले। बस वही चीज़ है, मतलब सेम ही चीज़ दो बार रिपीट है। ठीक है, और चौथा नंबर यहाँ पे देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यक्त करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, आपको लगता है ना कि मतलब ये टॉप लेवल जो ऊंचे अधिकारी होते हैं, जो बड़े सीट पे बैठते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं होता है, बस आराम से एसी में बैठे हुए हैं, उनके पास क्या काम है, उनको सोचना पड़ता है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा वो काम करते रहते हैं, वो शारीरिक काम नहीं करते लेकिन मेंटली वो बहुत काम करते हैं। वो अपना जो है ना, मतलब बोल सकते हो वो नियोजन यानी प्लानिंग पे सबसे पहला जो प्रबंध का कार्य है, उच्च स्तरीय प्रबंधक अपने समय का जो है ना 35% भाग तो वो सिर्फ सोचने में लगाते हैं, सिर्फ प्लान करने में लगाते हैं।
35%, ठीक है। अगर 1 घंटा समय है तो 35 मिनट तो वो सिर्फ सोचते हैं कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सब चीज़ पे ही वो ध्यान लगाए रहते हैं। उसके बाद देखो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं? 4। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? 4। उसके बाद कुंटज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं कितने? 5, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखो, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार 4 और कुंटज और ओडेनल, तो मतलब 2 आदमी हो गया, तो यहाँ पे 4 + 1 5 कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद समन्वय एक कार्य है, कैसा? तो समन्वय एक आवश्यक कार्य है, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये सब पॉइंट थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। और मिला जुला के अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें मिला जुला के, क्या बात करें, मतलब जो बात करें कि आपका चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 में जितना चीज़ आपको पढ़ना था वो सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब ओवरऑल आपको फर्स्ट चैप्टर से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, गारंटी है हमारी। आप जाइए, किताब खोलिए और कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकालिए। अगर आपसे नहीं बनेगी फिर आप हमें बोलना, ठीक है। तो हर क्वेश्चन, हर एक चीज़ आपसे बन जाएगा। चैप्टर 1 पूरा आपका कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे ये क्लास कैसा लगा ये आप हमें निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अगले वीडियो का किस तरीके से इंतजार करते हैं या फिर क्या एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से आप नीचे कमेंट करके ये चीज़ हमें बताइए। तो आगे हम जल्दी से जल्दी अगला वीडियो हम आप लोग ला देंगे, अगले सप्ताह तक ही वो वीडियो भी आ जाएगी। तो बस आप नीचे से कमेंट जल्दी से करिए, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी और भी वीडियोस अब रेगुलरली बेसिस पे आने वाली है। और अपना प्यारा सा ऐप है एजुकेशन बाबा, जिसको आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, एजुकेशन बाबा ऐप सर्च करिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।